आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फरवरी के बेस्ट 300 एमसीक्यूज का पार्ट 2। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में जारी केंद्रीय बजट 2025-26 में 67,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ जल जीवन मिशन को बढ़ाने की घोषणा की है। तो ये कब तक बढ़ाया गया दोस्तों? तो दोस्तों जल जीवन मिशन जो है वो 2028 तक बढ़ाया गया है। जो परिव्यय है वो 67,000 करोड़ रुपीज़ का इस बजट में अनाउंस किया गया है। अब दोस्तों जल जीवन मिशन की बात कर लें तो जल जीवन मिशन 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को। इस मिशन के तहत दोस्तों जो टारगेट था वो ये था कि आप जो हैं 55 लीटर पानी जो है हर व्यक्ति को हर दिन पर पर्सन पर डे हर व्यक्ति को हर दिन प्रोवाइड करेंगे जो कि रूरल एरियाज यानी ग्रामीण एरियाज में रह रहा है। ठीक है, और ये जो मिशन है दोस्तों ये जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब कुछ की अचीवमेंट्स इस मिशन की बात कर लें तो इस मिशन में दोस्तों जब ये शुरू नहीं हुआ था तो प्रारंभ में केवल 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का पानी के कनेक्शन था। अब ये बढ़कर 15.44 करोड़ हो चुका है। तो 15.44 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पानी का कनेक्शन अभी के डाटा के अनुसार दिया जा चुका है। और 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां के रूरल एरियाज में 100% तक नल का जल प्रोवाइड कर दिया गया है। अब ये 11 राज्य और केंद्र शासित देश कौन से हैं? गोवा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दादर एंड नागर हवेली, दमन दीव, हरियाणा, तेलंगाना, पुडुचेरी, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये 11 राज्य या यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर 100% तक नल का पानी के कनेक्शन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए हाल ही में अमेरिकी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की थी। लिस्ट का नाम था दुनिया के शीर्ष 10 शक्तिशाली देशों की सूची 2025। अब इस सूची के अनुसार अमेरिका ने पहला स्थान हासिल किया है। आपको ये बताना है कि दूसरा स्थान किसने हासिल किया है। दूसरा स्थान हासिल किया है दोस्तों चीन ने। ठीक है, तीसरा स्थान जो हासिल किया है वो किया है रूस ने। अब ये जो लिस्ट है दोस्तों फोर्ब्स हासिल बनाता है। फोर्ब्स जो है 5 मापदंडों को देखकर इस लिस्ट को बनाता है। ये 5 मापदंड कौन से हैं? ये दर्शाते हैं देश की शक्ति, एक नेता, ये 5 मापदंड है। एक नेता, दूसरा आर्थिक प्रभाव, तीसरा राजनीतिक प्रभाव, चौथा मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और पांचवा एक मजबूत सेना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। अब इसमें भारत का स्थान क्या है दोस्तों? भारत का स्थान जो है वो है 12वां इस लिस्ट में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट पहले रैंक पे है, दूसरा चाइना, तीसरा रशिया, चौथा यूनाइटेड किंगडम और पांचवा जर्मनी। 12वां स्थान जो है वो भारत का है। हाल ही में जो केंद्रीय बजट पेश हुआ था इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री ने अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे क्या होगा कि जिज्ञासा और नवाचार की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। तो दोस्तों 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा जो है इस बजट में पेश की गई है। अगले 5 सालों में इन 50,000 अटल टिंकरिंग लैब को बनाया जाएगा। अब ये जो दोस्तों अटल टिंकरिंग लैब है ये अटल इनोवेशन मिशन के तहत बनाई जाती हैं। अभी अटल इनोवेशन मिशन क्या है? अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, अब ये जो मिशन है क्यों शुरू किया गया था कि देश में नवाचार की भावना को बढ़ाया जा सके, नवाचार की भावना को और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जा सके। ये जो मिशन है दोस्तों 2016 में शुरू किया गया था। अब इन लैब्स की बात कर लें तो दोस्तों 50,000 लैब अगले 5 साल में सरकारी स्कूलों में डेवलप की जाएंगी। अटल इनोवेशन मिशन के तहत इन लैब्स को डेवलप करने के लिए 2025-26 के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट घोषणा क्या गई थी कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को प्रदान करना है, इनको बढ़ाने हैं। एक योजना लागू करने की घोषणा की गई है। योजना का नाम है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। इसमें क्या होगा दोस्तों? स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल रूप से भारतीय भाषा की किताबों को उपलब्ध कराना, यानी जो भारतीय भाषा की किताबें हैं उनको डिजिटल रूप में ऑनलाइन रूप में प्रोवाइड करना है इस स्कीम के तहत। स्कीम का नाम है भारतीय भाषा पुस्तक योजना। एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई थी कि आप जो हैं एक कौशल विकास के लिए वैश्विक विशेषज्ञता और साझेदारी के साथ कौशल विकास के लिए 5 राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेंगे। ठीक है, शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। कुल परिव्यय जो है 500 करोड़ रुपए का इसमें किया गया है। अगले 5 वर्षों में 10,000 फेलोशिप प्रोवाइड की जाएंगी एक स्कीम के अंडर। स्कीम का नाम है पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना। ये फेलोशिप कहाँ प्रोवाइड की जाएंगी? आईआईटी और आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में स्थित है।
अब इस योजना की बात कर लें तो दोस्तों ये योजना 2018 में शुरू की गई थी। इसमें क्या था कि आप जो हैं स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे कि आप रिसर्च कीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में, और ये जो है पीएचडी करवाएंगे, पीएचडी कार्यक्रम करवाएंगे आईआईटी और आईआईएससी में। ये जो इसकी अवधि थी दोस्तों ये 7 वर्ष की थी। शुरुआत इस 2018 में हुई थी। पहले 2 वर्षों के लिए 17,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे उम्मीदवारों को, तीसरे वर्ष के लिए 75,000 रुपये और चौथे और पाँचवें वर्ष के लिए 80,000 रुपये दिए जाएंगे। प्रति वर्ष 2 लाख रुपए जो है इस स्कीम के अंडर शोध अनुदान के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी रिसर्च के लिए प्रति वर्ष 2 लाख रुपए प्रोवाइड किए जाएंगे हर फेलो को। इस स्कीम ने यह भी कहा था। हाल ही में परियोजना क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक के तहत वाटरशेड विकास गतिविधियों के बारे में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने और जागरूकता पैदा करने के लिए एक मिशन या एक अभियान शुरू किया गया था। अभियान का नाम क्या है? अभियान का नाम है दोस्तों वाटरशेड यात्रा। तो वाटरशेड यात्रा शुरू किया गया था कि लोगों में वाटरशेड की विकास के बारे में, विकास गतिविधियों के बारे में जानकारी, जागरूकता पैदा की जाए। ठीक है, और ये जो वाटरशेड डेवलपमेंट जो है वो किसके अंडर हो रहा है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर अभियान शुरू किया गया है वाटरशेड यात्रा। ठीक है, अब ये वाटरशेड क्या होता है दोस्तों? वाटरशेड एक ऐसा प्रकार का ज़मीन का टुकड़ा है, मान लीजिए कहीं भी बारिश हो रही है, ठीक है, या स्नोफॉल हो रही है, तो वहाँ से जो पानी आएगा वो यहाँ पे आगे गिरेगा, तो ये वाटरशेड इस एरिया को बोलते हैं जी। अब ये क्या काम करता है? वाटरशेड डेवलपमेंट क्या काम करता है? अगर हम विकास करते हैं वाटरशेड का, तो ये पानी को संभालने में, उसके सस्टेनेबल मैनेजमेंट में, उसके संरक्षण में काम करेगा ये वाटरशेड डेवलपमेंट। ठीक है, अब जो ये स्कीम है, इस स्कीम के तहत दोस्तों मूल्यांकन करेंगे लोग। ठीक है, तो राज्य स्तर पर जो कार्य किए गए हैं वाटरशेड के अंदर, उसमें सार्वजनिक भागीदारी से मूल्यांकन किया जाएगा, और जो उल्लेखनीय कार्य करता है जो प्रोजेक्ट, उसको 20 लाख रुपए का अतिरिक्त पुरस्कार भी दिया जाएगा। ठीक है, अब इस स्कीम की बात करें तो दोस्तों ये स्कीम जो 2015-16 में शुरू की गई थी, और इसका उद्देश्य था कि पानी की पहुंच को पहुंचाना। ठीक है, खेत तक पानी की पहुंच को पहुंचाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, ये जो था इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था। इसमें 4 घटक थे दोस्तों। 2 प्रमुख घटक ये थे कि एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, यानी त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, हर खेत को पानी, दूसरा मुख्य घटक था। तीसरा घटक था वाटरशेड का विकास, और चौथा घटक था प्रति बूंद अधिक फसल। तो ये जो 4 घटक थे ये इस स्कीम के थे। इस स्कीम को हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, अब वहां पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक होर अश्वत्थामा बुक के लिए, डोगरी में लिखी गई थी ये बुक, इस बुक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों चुना गया है जी चमन अरोड़ा जी को। तो चमन अरोड़ा जी को इस पुस्तक के लिए, डोगरी लैंग्वेज में पुस्तक लिखने के लिए चुना गया है। ये जो अवार्ड है दोस्तों ये साहित्य अकेडमी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये जो अवार्ड है दोस्तों 22 लैंग्वेजेस, जो हमारे 8वें शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के 8वें शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड है उसके अंदर इस अवार्ड को दिया जाता है। प्लस 2 लैंग्वेजेस और हैं, कौन सी हैं वो? इंग्लिश और राजस्थानी। तो टोटल 24 लैंग्वेजेस में इस अवार्ड को प्रेजेंट किया जाता है, दिया जाता है। अब ये जो अवार्ड है 1954 में शुरू किया गया था, और इस अवार्ड के तहत 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ अवार्ड जो थे वो पहले अनाउंस कर दिए गए थे, हमने उनको डिटेल में पहले पढ़ लिया था। अब जो है डोगरी के लिए भी अनाउंस कर दिया गया है। पहले जो अनाउंस किए गए थे वो ये थे अवार्ड, आप इनको पढ़ सकते हैं। असामीज़, बोडो, इंग्लिश, गुजराती, इन सब के लिए अवार्ड दिया गया था। इंग्लिश के लिए इस्टराइन कायर को दिया गया था, हिंदी के लिए गगन गिल को दिया गया था। तो आप इनको पढ़ सकते हैं। हाल ही में जारी केंद्रीय बजट के अनुसार वित्त मंत्री ने घोषणा की है, उन्होंने घोषणा ये की है कि कुछ प्रीव्यय अनाउंस किया गया है, एक अमाउंट अनाउंस किया गया है, उससे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों में अनुसंधान और विकास करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाएगा। मिशन का नाम है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, यानी परमाणु ऊर्जा मिशन। तो एक परमाणु ऊर्जा मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में अनुसंधान और विकास के लिए एक प्रीव्यय दिया गया है। तो प्रीव्यय कितना है? प्रीव्यय दोस्तों 20,000 करोड़ रुपए का। अब ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होते हैं दोस्तों? स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं जिनकी पावर कैपेसिटी जो होती है वो 300 मेगावाट होती है। हर यूनिट की कैपेसिटी 300 मेगावाट होती है। और ये जो है बड़े न्यूक्लियर जो रिएक्टर होते हैं, ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, उनकी पावर का 1/3 है। ठीक है, चलिए अब
जो ये मिशन है इसके लिए 20,000 करोड़ का प्रीव्यय दिया गया है। ठीक है, एक और अनाउंसमेंट इन्होंने की थी कि 2047 तक हमारी ऊर्जा नीड के लिए जो हमें 100 गीगावाट तक की परमाणु ऊर्जा का विकास हमारा लक्ष्य है। ठीक है, एक और अनाउंसमेंट ये थी कि 2 अधिनियम हैं उनको संशोधित किया जाएगा निजी क्षेत्र के सहयोग से। तो ये अधिनियम है परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010। तो ये जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम है इसमें भारत के लोगों के कल्याण और अन्य शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास, नियंत्रण और उपयोग का प्रावधान किया गया है। दूसरा जो अधिनियम है इसमें ऑपरेटर को जिम्मेदार ठहराकर परमाणु दुर्घटनाओं के पीड़ित लोगों को मुआवजा प्रोवाइड किया जाएगा, मुआवजा जो है निश्चित किया गया है। तो ये जो 2 अधिनियम हैं इनको संशोधित किया जाएगा, ये भी अनाउंसमेंट की गई है। एक और अनाउंसमेंट ये है कि 2023 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित SMR चालू किए जाएंगे। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो है 2033 तक 5 शुरू किए जाएंगे। अभी जो भारत की कैपेसिटी है परमाणु ऊर्जा क्षमता जो है वो है 8,180 मेगावाट। इसको 2031-32 तक 22,480 मेगावाट कर दिया जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने 2025 में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता है? ये 40वां संस्करण था मिस वर्ल्ड का। ठीक है, और ये पहली अश्वेत दक्षिण अफ्रीका महिला बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। तो ये पहली अश्वेत दक्षिण अफ्रीका महिला बनी है जिन्होंने 2025 का मिस वर्ल्ड टाइटल जीता है। तो इनका नाम है दोस्तों शैगो गिलई। अब इससे पहले जो है 2016 में साउथ अफ्रीका की एक महिला है, उन्होंने भी इस अवार्ड को जीता था, कैंडिस अब्राहम उनका नाम था। अब जो है अश्वेत महिला ने जीता है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखिए। पहले जो जीता था वो था कैंडिस अब्राहम्स ने, अब जो है अश्वेत महिला है साउथ अफ्रीका की, उन्होंने इसको जीता है शैगो गिलई। प्रथम रनर अप जो थे वो थी शादी अमांडा श्रीलंका की, और थाईलैंड की जो प्लोय पेनपम है वो दूसरी रनर अप थी। ठीक है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने औषधीय पौधों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान देते हुए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए एक अभियान शुरू किया है? इस नाम से एक अभियान शुरू किया है। आपको ये बताना है कि ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है। तो दोस्तों आयुष मंत्रालय ने इस अभियान को शुरू किया है। अभियान का नाम है शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए, यानी शतावरी फॉर बेटर हेल्थ। इस नाम से अभियान शुरू हुआ है। काम क्या करना है इस अभियान ने कि औषधीय पौधों के स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। ठीक है, विशेष रूप से इस बार शतावरी पर काम किया जाएगा। शतावरी का दोस्तों हम सतावर के नाम से भी जानते हैं, उसको शतामुल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अभी शतावरी क्या काम आती है? ये काम आती है दोस्तों महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में। हार्मोन को संतुलित रखता है, ये प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, प्रजनन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसीलिए इसको जड़ी बूटियों की रानी कहते हैं, यानी क्वीन ऑफ द हर्ब्स भी इसको कहा जाता है शतावरी को। इसमें देखो दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, सूजन रोग रोधी गुणों से ये भरपूर होता है। ठीक है, अब इसको कौन देख रहा है? महत्वपूर्ण भूमिका है जो दोस्तों इसमें एक बोर्ड कर रहा है। बोर्ड का नाम है राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, यानी नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, और जो इसके लिए वित्तीय सहायता प्रोवाइड की गई वो प्रोवाइड की है 18.9 लाख रुपए की। अब इस बोर्ड की बात कर लें दोस्तों अपने, जिसका नाम है राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड। ये जो बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर काम करता है और ये सन 2000 में शुरू किया गया था। अब इसका काम क्या है कि एक ऐसी मैकेनिज्म को डेवलप करना जिसमें कोऑर्डिनेशन बन सके मिनिस्ट्रीज में या डिपार्टमेंट्स में, जिससे मेडिसिनल प्लांट सेक्टर की जो है ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो औषधीय पौधों का जो सेक्टर है उसकी ग्रोथ के लिए इसको बनाया गया है और ये शुरू किया गया था 2000 में। 2006 नहीं है, ये 2000 है। हाल ही में जारी केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों पहले जो सीमा थी वो 50,000 थी, उसको बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया गया है। अब वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती, इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो अपने पैसे किसी भी स्कीम में लगाते हैं तो उसे उनका इंटरेस्ट मिलता है। मान लीजिए बैंक में डाल रखे हैं, एफडी में डाल रखे हैं, तो उसमें उसका ब्याज मिलता है। तो उस ब्याज पर कर की बात कर रहे हैं। जो पहले 50,000 रुपये तक कोई कर नहीं लगता था, उसके इनकम पर तक कोई कर नहीं लगता था, अब वो 1 लाख रुपये तक नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट जो अनाउंसमेंट हुई थी बजट में वो ये थी कि एक नई तरह की व्यवस्था डेवलप की गई है जिसमें 12 लाख रुपये तक
की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स नहीं लगेगा 12 लाख रुपए तक की इनकम तक। और जो सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं, जिनके पास सैलरी आ रही है, नौकरी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और जिनकी सैलरी 12.75 लाख रुपए है, उनका कोई कर नहीं लगेगा, क्योंकि 75,000 रुपये का जो दोस्तों है उनकी मानक कटौती उनको दी जाती है। अब 12 लाख रुपए तक की बात करें तो दोस्तों, 12 लाख रुपए तक बिजनेस और सैलरीड एम्प्लॉय पर कोई कर नहीं लगने वाला, ठीक है। परंतु अगर उन्हें पूंजीगत लाभ हो रहा है कहीं से, उस पर टैक्स लगेगा। मान लीजिए, मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल कि इनकम तो 12 लाख रुपए है, पर इस 12 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए आप कहीं से कमा रहे हैं, आप सैलरी ले रहे हैं, अपने बिजनेस से कमा रहे हैं, और 2 लाख रुपए आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर रखे हैं, मान लीजिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो म्यूचुअल फंड आपको हर साल 2 लाख रुपए का रिटर्न देता है, तो इस 2 लाख रुपए पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, फिर आपकी जो कर जो है वो 2 लाख पर लगेगा ही लगेगा, 10 लाख पर नहीं लगेगा, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुई थी दोस्तों, वो अनाउंसमेंट ये थी कि स्रोत पर कर एकत्रित करने की सीमा जो 7 लाख से 10 लाख रुपए थी, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर, यानी उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत, प्रेषण पर स्रोत पर कर एकत्रित करने की सीमा जो 7 लाख थी वो अब 10 लाख हो चुकी है। अब इसका मतलब क्या है कि जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, इसके तहत क्या होता है कि हम लोग भारत से किसी भी देश में, बाहर के देश में $2.5 लाख रुपए, $2.5 लाख भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पैसे भेजते हैं हम लोग, इस लिमिट पर टैक्स लगता है, ठीक है। जो पहले 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता था, अब उसको 10 लाख रुपए कर दिया गया, ठीक है। चलिए, आयकर रिटर्न दाखिल करने की जो समय सीमा पहले 2 साल थी, अब उसको बढ़ाकर 4 साल कर दिया है। ये भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। हाल ही में सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के परिसर में एक नया विश्वविद्यालय जिसका नाम होगा त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, इसको स्थापित करने का विधेयक पेश किया है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कौन से राज्य में ये स्थित है। तो दोस्तों राज्य का नाम है गुजरात, ठीक है, गुजरात है इस राज्य का नाम। अब डिस्कस कर लेते हैं इस नए विश्वविद्यालय के बारे में। इसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाएगा। अब ये क्या होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। इसमें दोस्तों क्या फ़ायदे दिए जाएंगे इंस्टीट्यूट को कि ज़्यादा फंड मिलेंगे इनको, जिससे ये क्वालिटी ऑफ इनकी एजुकेशन बढ़ने वाली है। लर्निंग और रिसर्च फैसिलिटीज़ भी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाएगी, और ये जो स्टूडेंट है, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ये ऑफर कर पाएंगे ज़्यादा स्कॉलरशिप स्टूडेंट को, तो ठीक है। तो इन इंस्टीट्यूट को ये फ़ायदा होता है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का जो दर्जा मिलता है उसका, ठीक है। अब ये जो नया विश्वविद्यालय है, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा, सहकारी क्षेत्र में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा और प्रशिक्षण, इन चीज़ों को इस यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब IRMA की बात कर लें दोस्तों, तो ये IRMA जो है ये आनंद गुजरात में स्थित है, और इसको शुरू किया था वर्गीस कुरियन ने, जिसको हम श्वेत क्रांति के जनक के नाम से भी जानते हैं। ये इंस्टीट्यूट जो है 1979 में शुरू किया गया था। हाल ही में भारतीय सेना ने अपनी पूर्वी कमान के मुख्यालय कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका नाम विजय दुर्ग कर दिया गया है। ये फोर्ट विलियम जो है वो कोलकाता में स्थित है, ठीक है। अब एक और चीज़ हुई है, जो किचनर हाउस है इसके अंदर, उसका नाम मानेकशॉ हाउस कर दिया गया है। और एक दक्षिण द्वार साउथ गेट है, जिसको पहले सेंट जॉर्ज गेट्स का बोलते थे, उसका नाम अब शिवाजी गेट कर दिया गया है। ये भी ध्यान रखिए आप। अब ये विजय दुर्ग का नाम कहाँ से लिया गया है, महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग तट के पास सबसे पुराने किले से इसका नाम लिया गया है, विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम की बात करें तो दोस्तों, ये जो फोर्ट विलियम जिसको अब हम विजय दुर्ग के नाम से जानेंगे, ये कोलकाता के हेस्टिंग में स्थित है, और इसके पास जो नदी बहती है उस नदी का नाम है हुगली, ठीक है। और राजा विलियम III के नाम से इसका नाम रखा गया है। ये जो इसका ओरिजिनल फोर्ट जो था वो 1696 में बना था, परंतु क्या हुआ था, नवाब सिराजुद्दौला ने 1956 में इस फोर्ट पर अटैक कर दिया था और इसको तोड़ दिया था। तो इसको दोबारा बनाया गया था और इसको पूरा किया गया था 1781 में, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के पहले घरेलू रूप से विकसित लिक्विड कूलेंट को लॉन्च करने के लिए रेफ्रोइड टेक्नोलॉजीज के साथ साझेदारी की है, ठीक है। अब ये कहाँ पे काम करेगा, ये जो लिक्विड कूलेंट है ये काम करेगा डेटा सेंटर्स में। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित डेटा सेंटर है, वहाँ पर ये लिक्विड कूलेंट काम करेगा। अब दोस्तों ये जो डेटा सेंटर्स होते हैं ना,
ये डेटा सेंटर काफ़ी एनर्जी कंज्यूम करते हैं और हीट जनरेट करते हैं। तो हीट जनरेट करते हैं तो कूलेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ये कूलेंट इन डेटा सेंटर में काम करेगा और इनको ठंडा रखेगा। और इसके साथ क्या करेगा दोस्तों, ये कार्बन एमिशन को भी कम करेगा, कार्बन के एमिशन को भी कम करेगा। ठीक है, अब ये जो समझौता हुआ है ये रेफ्रोइड टेक्नोलॉजीज और बीपीसीएल के मध्य हुआ है, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल की बात करें तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर काम करता है और ये 1976 में शुरू किया गया था। हाल ही में इसरो ने एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, सिविल, मैकेनिकल, समुद्री इंजीनियरिंग में विभिन्न भारों के तहत संरचनाओं के व्यवहार का विश्लेषण करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया। सॉफ्टवेयर का नाम है फीस्ट, यानी फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर, संरचनाओं के परिमित तत्व विश्लेषण। इसका नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है। आपको ये बताना है कि इस जो सॉफ्टवेयर है ये किसने विकसित किया था। ठीक है, अभी जो सॉफ्टवेयर है दोस्तों ये विकसित किया था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो इसरो के तहत काम करता है और इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है, अभी फीस्ट सॉफ्टवेयर की बात कर लें तो फीस्ट में फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्या करता है। ये दोस्तों प्रिडिक्ट करता है कि एक संरचना या एक प्रोडक्ट कैसे रिएक्ट करेगा रियल वर्ल्ड फोर्सेस के तहत, कैसे रिएक्ट करेगा इनके सामने। तो रियल वर्ल्ड फोर्सेस जो हैं इनके तहत क्या कैसे काम करेगा। मान लीजिए गुरुत्वाकर्षण है तो ये रियल वर्ल्ड फोर्स है। एनवायरनमेंट की कंडीशन में क्या कैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, जो कि एक कंप्यूटर मेथड है, ये बनाया गया था। अब अगर अपने इस मेथड को स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए, उनके व्यवहार को पढ़ने के लिए यूज़ करें तो उसके लिए इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया गया है फीस्ट को। अब ये स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, स्ट्रक्चर हो सकती है रॉकेट हो सकता है, एयरक्राफ्ट हो सकता है, सैटेलाइट हो सकता है, या बिल्डिंग भी हो सकती है। चलिए, हाल ही में भारत ने 2024 में लीड यानी लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन के लिए शीर्ष 10 देशों की एक सूची तैयार की थी यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने। उसमें अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा है। आपको ये बताना है कि इस सूची में पहला स्थान किसका है। तो दोस्तों पहला स्थान है वो है चीन का। अब ये जो सूची है, ठीक है, ये सूची बनाता है ये यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, इसकी एक वार्षिक सूची है। बात कर लें भारत में लीड प्रमाणन की। ठीक है, लीड प्रमाणन जो है भारत में देखता है ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन इन। ठीक है, तो जीबीसीआई जो है भारत में लीड का प्रमाणन देखता है, लीड का सर्टिफिकेशन देखता है। लीड जीबीसीआई की बात करें तो दोस्तों एक अमेरिकी संगठन है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, अब ये लीड सर्टिफिकेशन क्या होता है दोस्तों, जो हरित इमारतें होती है इनको अपनाने में तेजी लाने के लिए काम करता है। अब ये हरित इमारतें क्या होती हैं, हरित इमारतें वो होती हैं जो ऐसी चीज़ों का उपयोग करती हैं जिसमें पर्यावरण को नुकसान जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता, उनको हरित इमारतें बोलते हैं। मान लीजिए आपने अपनी इमारत में, अपनी बिल्डिंग में सोलर प्लांट लगा लिया, तो आप जो कोयले से बिजली बन रही है वो आपके घर पे नहीं आ रही है, आप सारी बिजली जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। तो एक हरित इमारत की एक फीचर है। ठीक है, ऐसे ही आप मान लीजिए पानी जो है जल वर्षा का पानी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसको हरित इमारत की कैटेगरी में यूज़ किया बोला जाता है। तो हरित इमारतों के प्रमाणन के लिए लीड सर्टिफिकेशन शुरू किया था। ठीक है, अब इसमें शीर्ष स्थान पर जो है दोस्तों चीन रहा था, दूसरे स्थान पर कनाडा, तीसरे स्थान पर जो है हमारा प्यारा भारत, चौथे स्थान पर साउथ अफ्रीका और पांचवें स्थान पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो भारत की रैंक जो है वो तीसरी है इसमें। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश ने सोलन जिले में उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने की दिशा में अपना पहला कदम उठाया। ठीक है, तो ये जो अब जब ये प्लांट बन जाएगा ना तो 2026 तक ये जो हिमाचल प्रदेश है ये भारत का पहला हरित राज्य बनने की ओर बढ़ जाएगा, मतलब भारत का पहला हरित राज्य बन जाएगा 2026 तक। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इस अग्रणी परियोजना को हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने किसके सहयोग से बनाया है। तो दोस्तों सहयोग लिया था ऑयल इंडिया लिमिटेड का। अब ये जो प्लांट है इसकी बात कर लें, इसकी जो क्षमता है, आधारशिला जो है वो 1 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की आधारशिला रखी गई है यहाँ के मुख्यमंत्री ने। ठीक है, और इसका सहयोग किसके सहयोग से बनाया, इसको ऑयल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से। इसमें लागत जो है वो 9.04 करोड़ रुपए की है
और इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन की होगी 423 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 67वें ग्रैमी पुरस्कार, जिसे ग्रैमी 2025 के नाम से भी जाना जाता है, इसमें त्रिवेणी के लिए एक श्रेणी है बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम। इस श्रेणी के तहत ग्रैमी अवार्ड इनको मिला है। तो दोस्तों ये जो अवार्ड है ये मिला है चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन को। ठीक है। तो अभी जो है दोस्तों 67वां ग्रैमी पुरस्कार इसका आयोजन किया गया था। इसमें जो ग्रैमी अवार्ड इस कैटेगरी में है बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम के तहत 3 लोगों को मिला था। एक थी चंद्रिका कृष्णमूर्ति टंडन, बाकी के 2 हैं दोस्तों वोल्टर कैलरमैन और एरू मैत्सुमोतो। अब मेन अवार्ड की बात कर लें तो एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो बेयोंसे को मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर को मिला है। सॉन्ग ऑफ द ईयर भी केंड्रिक लैमर को मिला है। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर डैनियल निग्रो को मिला है। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट चैपल रोएन को मिला है। और सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर जो है वो एमी एलन को मिला है। ठीक है। अब काफ़ी अवार्ड्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप पढ़ सकते हैं। 67वां ग्रैमी अवार्ड जो है इस बार सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है। अब इसमें इसका जो है मेजबानी किसने की थी इस अवार्ड्स की, दक्षिण अफ्रीका के हास्य अभिनेता हैं ट्रेवर नोआ ने इसकी मेजबानी की थी। और 1959 से रिकॉर्डिंग एकेडमी इस उत्सव को प्रस्तुत करती है, मनाती है। ठीक है। अब ये रिकॉर्डिंग एकेडमी जो है इसका हेडक्वार्टर सैंता मोनिका कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। और ये जो पुरस्कार है वो 12 क्षेत्रों और 94 श्रेणियों में जो कि संगीत से रिलेटेड है उनमें दिया जाता है। हाल ही में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान, इन्होंने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है? तो सबसे बड़े हिंदू मंदिर दक्षिण अफ्रीका के उसका उद्घाटन किया गया है बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान ने। कहाँ पर हुआ है? जोहान्सबर्ग। ठीक है। तो जोहान्सबर्ग के नॉर्थ राइडिंग में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। और ये 14.5 एकड़ भूमि में इसका निर्माण किया गया है। तो ये सबसे बड़ा साउथ अफ्रीका का होने वाला है हिंदू टेम्पल। अब ये बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था, ठीक है, ये एक हिंदू संप्रदाय है जो स्वामीनारायण संप्रदाय के भीतर काम करती है। इसका शुरुआत जो 1905 में शास्त्री यज्ञ पुरुष दास ने की थी और उनको जो है यज्ञ पुरुष दास जी को शास्त्री जी महाराज के नाम से भी जाना जाता है। मुख्यालय इस संस्था का अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। हाल ही में यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने निम्नलिखित में से किस संस्थान से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका को वापस लेने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं? ठीक है। तो हस्ताक्षर किए हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को वापस लेने के लिए यूएनएचआरसी से, यानी मानवाधिकार परिषद से। ठीक है। एक और काम किया इन्होंने कि जो यूएनआरडब्ल्यूए यानी यूनाइटेड नेशन पैलेस्टीन रिलीफ एजेंसी, इसको जो फंडिंग प्रोवाइड करता है यूएस, वो बंद कर दी है। ठीक है। और एक काम और भी किया है कि इन्होंने एक आदेश पर साइन किया है जिसमें अमेरिका की भागीदारी यूनेस्को में उसकी समीक्षा की जाएगी। तो यूनेस्को में अमेरिका की भागीदारी की समीक्षा की जाएगी। ठीक है। अब यूएनएचआरसी की बात कर लें दोस्तों, तो यूएनएचआरसी क्या है? यूएनएचआरसी ह्यूमन राइट्स के लिए, मानव के अधिकारों के लिए काम करती है, उसको प्रमोट करती है। इसका हेडक्वार्टर जो दोस्तों यूएनएचआरसी का जिनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में, और ये 2006 में शुरू की गई थी। यूएनआरडब्ल्यूए की बात करें यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टीन रेफ्यूजीज, सो पैलेस्टीन रेफ्यूजीज के रिलीफ के लिए इसको शुरू किया गया था। इसका हेडक्वार्टर अम्मान जॉर्डन और गाजा पैलेस्टीन में स्थित है। ये 1949 में शुरू की गई थी। यूनेस्को की बात करें दोस्तों हम लोग, तो यूनेस्को वर्ल्ड पीस को प्रमोट करती है। ठीक है। कैसे? इंटरनेशनल कोऑपरेशन से, एजुकेशन, आर्ट, साइंसेज और कल्चर। एजुकेशन, शिक्षा से, आर्ट से, विज्ञान से और कल्चर के थ्रू जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड पीस को सपोर्ट करती है, वर्ल्ड सिक्योरिटी को प्रमोट करती है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में स्थित है, पेरिस फ्रांस में स्थित है, और ये 1945 में शुरू की गई थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कार्यकाल को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका कार्यकाल जो है, इस कमीशन का कार्यकाल, इस आयोग का कार्यकाल 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। अब दोस्तों ये जो कमीशन है ये किसके तहत काम करता है, किस मंत्रालय के अंडर काम करता है? ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर के अंदर।
ठीक है। और इसकी जो शुरुआत थी, इसको बनाया गया था 1994 में पहली बार, ठीक है। तो इसका जो कार्यकाल है वो 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। और इसमें कुल वित्तीय निहितार्थ कितना होने वाला है, 50.91 करोड़ रुपए, ठीक है। अब इसके इसके कार्य क्या हैं, इस आयोग के कार्य क्या हैं? इस आयोग का कार्य ये है कि सफाई कर्मचारियों की स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करना, ठीक है। उनके आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए कार्य करना, जो विशिष्ट शिकायतें होती हैं उनकी उनकी जांच करना, ठीक है। और उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और वेतन से संबंधित कार्य स्थितियों का अध्ययन करना और निगरानी करना, ठीक है। तो इन कुछ में ये कार्य करता है, इन कुछ तरीकों से ये कार्य करता है। चलिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2022-23 से 2025-26 की अवधि तक कितने रुपए के ओवरऑल प्रीवे के साथ 2026 तक केंद्रीय क्षेत्र योजना कौशल भारत कार्यक्रम को जारी रखने या पुनर्गठन की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, ये प्रीवे जो है वो 8800 करोड़ रुपए का है। अब ये जो योजना है दोस्तों, स्किल इंडिया प्रोग्राम, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसमें जो प्रीवे है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होने वाला है, मतलब सारा पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगी। अब इस स्कीम की बात कर लें तो दोस्तों, इस स्कीम के 3 प्रमुख घटक हैं। पहला घटक है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, दूसरा घटक है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना यानी नेशनल अप्रेंटाइज प्रमोशन स्कीम, तीसरा है जन शिक्षण संस्थान योजना। अब इन 3 घटकों के लिए क्या प्रीवे है? जन शिक्षण संस्थान के लिए 858 करोड़ रुपए, और ये जो दूसरी स्कीम है जिसका नाम है प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना यानी अप्रेंटाइज स्कीम, इसके लिए है 1942 करोड़ रुपए, और कौशल विकास योजना के लिए 6000 करोड़ रुपए का प्रीव्यय दिया गया है। अब इन 3 स्कीमों की बात कर लें तो दोस्तों, कौशल विकास योजना में पुनः कौशल और कौशल उन्नयन के लिए काम किया जाता है। इसमें दोस्तों 400 से अधिक नए पाठ्यक्रम शामिल करने का या शुरू किए गए हैं। अब ये जो 400 से अधिक कार्यक्रम है, पाठ्यक्रम है, इनमें ध्यान केंद्रित किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, 5G तकनीक पर, साइबर सुरक्षा पर, ग्रीन हाइड्रोजन पर और ड्रोन की तकनीक। तो इन सभी सेक्टर्स में जो है स्किलिंग यानी कौशल प्रोवाइड किया जाएगा युवाओं को। इस योजना के तहत ये फोकस किया गया है। अब दूसरी स्कीम है अप्रेंटाइज प्रमोशन स्कीम यानी प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना। इस स्कीम में दोस्तों क्या होता है कि नौकरी पर काम करते हुए व्यावसायिक प्रशिक्षण देना यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है आपको, और इसमें कुछ वजीफा दिया जाता है जिसमें आप अपने को आर्थिक रूप से सहायता दे सकते हैं। अब इसमें जो प्रशिक्षु होंगे उनको केंद्र सरकार 25% तक का स्टाइपेंड के प्रति 25% तक यानी वजीफा के 25% तक का अनुदान जो है केंद्र सरकार देगी। 1500 रुपये मैक्सिमम जो है वो प्रति माह तक का वजीफा प्रदान किया जाएगा। कितनी वर्ष की आयु को इसके अंदर ट्रेनिंग मिलेगी, स्किलिंग मिलेगी? वो मिलेगी 14 से 35 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति जो हैं वो इस स्कीम के अंडर ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले सकते हैं एज एन अप्रेंटाइज। और उभरते क्षेत्र जिनमें काम स्किलिंग दी जाएगी वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, हरित ऊर्जा और उद्योग 4.0 की प्रौद्योगिकियाँ। जन शिक्षण संस्थान योजना की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो है केंद्रित कौशल पहल है, इसमें 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग के लिए जो है कौशल दी जाएंगी। विशेष रूप से ध्यान जो है रखा जाएगा महिलाओं का, ग्रामीण युवाओं का और आर्थिक रूप से जो वंचित समूह हैं उनका ध्यान रखा जाएगा इन जन शिक्षण संस्थाओं में। हाल ही में द्विवार्षिक सेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स 2025 कौन से स्थान पर ऑर्गेनाइज की गई थी? दोस्तों ये ऑर्गेनाइज की गई थी कारवार, कर्नाटक में। कारवार जो है दोस्तों उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, सॉरी, ठीक है। एक्सरसाइज का नाम है एमफेक्स 2025। ये द्विवार्षिक है यानी 2 वर्ष में एक बार होती है, ठीक है। और इस एक्सरसाइज के दौरान ये देखा जाता है कि जो त्रि सेवा है यानी ट्राई सर्विसेज हैं भारत की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनके अंदर समन्वय कितना है, ठीक है। हाल ही में जारी केंद्रीय बजट इसके अनुसार 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियां यानी मैन्यूस्क्रिप्ट को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई है? तो कौन सी पहल शुरू की गई है दोस्तों? पहल का नाम है ज्ञान भारतम मिशन। तो 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को संरक्षित किया जाएगा इस पहल के अंडर। अब ये पांडुलिपियां क्या होता है? पांडुलिपियों की सबसे पहले जो है एज वो होनी चाहिए 75 वर्ष। तो 75 वर्ष से अधिक जो भी हाथ से लिखी गई कॉम्पोजिशन है, कहाँ पे लिखी गई?
ये लिखी हो सकती है दोस्तों इसके ऊपर, पेज के ऊपर, पेपर के ऊपर, बाक के ऊपर, यानी जो पेड़ की छाल होती है उसको बोलते हैं बाक। उसके बाद कपड़े के ऊपर, मेटल के ऊपर या पाम लीफ के ऊपर, तो इनके ऊपर जो लिखी गई होती है उनको पांडुलिपि बोलते हैं। तो 1 करोड़ से अधिक करने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया है। ठीक है, अब ये जो एक नई पहल हो रहा है उसको समायोजित करने के लिए नेशनल पांडुलिपि मिशन यानी नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के बजट आवंटन भी हुआ है। जो पहले 3.5 करोड़ रुपए था, अब उसको 60 करोड़ रुपए कर दिया गया है, इसको बढ़ा दिया गया है दोस्तों। इसके अंदर जो बजट का आवंटन था नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के तहत, उसको बढ़ा दिया गया है नेशनल। जो अब ये जो नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है दोस्तों, ये 2003 में शुरू हुआ था। ठीक है, 2003 में शुरू हुआ था। इसमें क्या था कि उनको निकालना, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट के तहत पांडुलिपियों को निकालना, उनको संरक्षित करना, ये जो है मिशन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें उनकी पहचान करना, उनको डॉक्यूमेंट करना, उनको कंजर्व करना, संरक्षित करना, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया था नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन में। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के अंदर जो कुल परिव्यय है बजट में 3360 करोड़ रुपए का दिया गया है इस बार। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कितने सालों के लिए एक पहल लॉन्च की है, एक योजना लॉन्च की है। योजना का नाम है विकासिता गांव विकासिता योजना। ठीक है, विकासिता गांव विकासिता योजना नाम से एक पहल शुरू की गई है उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा। अब इसमें कुल बजट जो है दोस्तों वो 5000 करोड़ रुपए का दिया गया है। आपको ये बताना है कि इसका टाइम पीरियड कितना है। तो दोस्तों ये जो स्कीम है वो 5 साल के लिए शुरू की गई है। अब इस स्कीम के तहत दोस्तों 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2024-25 से लेकर 2028-29 तक यानी 5 सालों के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये जो स्कीम है दोस्तों गांवों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी और वहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए कार्य करेगी। मतलब इस स्कीम के अंडर दोस्तों क्या होना है, गांव की सड़कों को बेहतर बनाया जाएगा, असंबद्ध सड़कों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, और ग्रामीण जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए नागरिक सेवाओं को, खेल को, शिक्षा, छोटे पैमाने के पर्यटन को शामिल किया गया है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने छठी और अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति की बैठक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए संशोधित रेपो दर क्या रखी है। दोस्तों ये जो रेपो दर है वो रखी गई है 6.25%। अब 5 साल में पहली बार इसको कम किया गया है। ठीक है, पिछली बार जो थी दर वो थी 6.5%, इसको 25 बेसिस पॉइंट से कम करके 6.25% कर दिया गया है। अब जो रेपो रेट है वो 6.25% कर दी गई है। रिवर्स रेपो रेट जो है 3.35% कर दी गई है। बैंक रेट 6.5% कर दी गई है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.5% कर दी गई है। अब ये रेपो रेट क्या होती है? रेपो रेट होती है दोस्तों जब बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं तो वो दर किस दर से उसको दे रहे हैं उसको बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो होती है जब आरबीआई बैंकों से लोन ले रहा है, उस दर को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। बैंक रेट वो रेट होती है जब बैंक्स जो है आरबीआई से लोन ले रहे हैं परंतु ये जो लोन है वो लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए इसको लिया गया है, और रेपो रेट जो है छोटी अवधि के लिए ली जाती है। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो 4% और एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 18% रखा गया है। आरबीआई के प्रोजेक्शन के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 में जो जीडीपी की ग्रोथ होगी वो 6.7% होने वाली है। क्वार्टरली ये डेटा दिया है आरबीआई ने। और जो महंगाई दर होने वाली है जो फाइनेंशियल ईयर 25 में थी वो 4.8% प्रोजेक्ट की गई है। 26 में इसको 4.2% कम की गई है इसको, मतलब ये कम होने वाली है। ठीक है, चलिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने प्रसिद्ध गायक, कौन है ये, इनके द्वारा आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी का आधिकारिक गीत जीतो बाजी खेल के जारी करने की घोषणा की है। तो जीतो बाजी खेल के एक आधिकारिक गीत है आईसीसी मेंस चैंपियन ट्रॉफी 2025 का। इसको किसने गाया है? तो दोस्तों इसको गाया है आतिफ असलम ने। ठीक है, अब ये जो चैंपियनशिप ट्रॉफी है दोस्तों ये पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात 2 जगह पर होने वाली है। ये इस ट्रॉफी का 9वां संस्करण है और ये जो ट्रॉफी है दोस्तों ये 4 साल में एक बार, ये चैंपियनशिप 4 साल में एक बार इसको आयोजित किया जाता है। हाल ही में गूगल ने
अपने बड़े भाषा मॉडल के जेमिनी परिवार की अपडेट की घोषणा की है। ठीक है, जिसमें कम लागत वाले एक एआई मॉडल को लॉन्च किया गया है। आपको ये बताना है कि इस एआई मॉडल को जो एक बजट अनुकूल जेमिनी मॉडल है, इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है फ्लैशलाइट। फ्लैशलाइट नाम से एक एआई मॉडल लॉन्च किया है गूगल ने। अब ये जो दोस्तों बड़े भाषा मॉडल यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये क्या होते हैं? ये एक टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो समझता है, जनरेट करता है और इंटरेक्ट करता है ह्यूमन लैंग्वेज के साथ। ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज के साथ अंडरस्टैंड, उसको समझता है, उसको जनरेट करता है और इंटरेक्ट भी करता है। और ये जो होता है दोस्तों, ये ट्रेन किया होता है मैसिव डेटा सेट पर, काफ़ी बड़े डेटा सेट्स पर इसको ट्रेन किया होता है। ठीक है, इसीलिए इस पर काम करता है। जेमिनी की दोस्तों जब हम बात करते हैं, तो जेमिनी जो है दोस्तों, ये गूगल के द्वारा बनाया गया था। इसको पहले जेमिनी को बार्ड के नाम से जाना जाता था। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। ठीक है, और ये कॉम्प्लेक्स टास्क को हैंडल करने के लिए बनाया गया है। अब कॉम्प्लेक्स टास्क लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, रीजनिंग हो गया, और डेटा सेट्स को प्रोसेस करना। ठीक है, तो इसके लिए इस जेमिनी मॉडल को बनाया गया था। तो इसका एक बजट अनुकूलित यानी कम पैसे से इसको खरीद सकते हैं, उसको लॉन्च किया गया है, नाम है फ्लैशलाइट। चलिए, हाल ही में जारी केंद्रीय बजट 2025-26, इसके अनुसार दोस्तों केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 के लिए जीडीपी के कितने प्रतिशत के राजकोषीय घाटे को लक्षित करेगा, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित 4.8% है। तो राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट, पहले तो ये समझ लें क्या होता है, फिर क्वेश्चन समझाता हूँ आपको। तो अगर मान लीजिए गवर्नमेंट की स्पेंडिंग या इसका खर्चा ज़्यादा हो इसकी रेवेन्यू से, इसकी आय से ज़्यादा हो इसका खर्चा। अब इस रेवेन्यू में जो है आप बोरोइंग को इंक्लूड नहीं करते, यानी जो उधार लिया गया है। तो अगर स्पेंडिंग, इसका खर्चा ज़्यादा हो इसकी आय से, तो ये फिस्कल डेफिसिट में इसको काउंट किया जाता है, तो फिस्कल डेफिसिट हो जाता है। तो ये चालू वित्त वर्ष में 4.8% है। आपको ये बताना है कि बजट के अनुसार कितना टारगेट किया गया है फिस्कल डेफिसिट को। दोस्तों टारगेट जो किया गया है वो किया गया 4.4% को। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि फिस्कल डेफिसिट को 4.4% तक लेकर आया जाए। ठीक है, बजट का अनुमान है 2025-26 का। अब इसके अनुसार दोस्तों कुल प्राप्तियां जो हैं गवर्नमेंट की, वो है 34.96 लाख करोड़, और कुल व्यय जो है वो है 50.65 लाख करोड़। ठीक है, तो मतलब जो प्राप्तियां हैं वो कम है, व्यय जो ज़्यादा है। ठीक है, अब ये जो कुल प्राप्तियां ये उधार के अलावा है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। अब टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो दोस्तों वो है 50,65,345 करोड़ रुपए, और कुल रिसिप्ट जो प्राप्तियां हैं वो है 34,96,409 करोड़ रुपए। ठीक है, अब इसमें जो रेवेन्यू है, नेट टैक्स रेवेन्यू, वो है 28,37,409 करोड़ रुपए। इसमें दोस्तों सबसे ज़्यादा जो अलॉटमेंट हुआ है मिनिस्ट्री वाइज अपने बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय को 6,81,210 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जो रोड मंत्रालय है उनको 2,87,333 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और रेल के मंत्रालय को दिए गए 2,55,445 करोड़ रुपए। ठीक है, अब स्कीमों की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो मनरेगा को दिया गया है 86,000 करोड़ रुपए, जल जीवन मिशन को 67,000 करोड़ रुपए दिया गया है, पीएम किसान स्कीम को 63,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को 20,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इन सभी अमाउंट को आप ध्यान रखिए अपने एग्जाम के लिए। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ने औपचारिक रूप से चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को उनसे बाहर निकल चुका है, इस इनिशिएटिव से बाहर निकल चुका है? तो इसका नाम है पनामा। अब जो ये पनामा जो है ये लैटिन अमेरिका का पहला राष्ट्र है जिसने BRI को छोड़ा है। ठीक है, अब ये BRI की बात कर लें तो दोस्तों ये चाइना से रिलेटेड है, चीन से रिलेटेड है। चीन ने इसको लॉन्च किया था 2013 में, और ये 150 से अधिक देशों में और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ये निवेश करेगा। ठीक है, चीन निवेश करेगा इस इनिशिएटिव के तहत। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव के तहत 6 शहरी विकास भूमि गलियारे शामिल हैं जो सड़क, रेल, ऊर्जा, डिजिटल अवसंरचना से जुड़े हैं। ठीक है, अब इस BRI में सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट भी शामिल है, एक महाद्वीपीय मार्ग जो चीन और दक्षिण पूर्व एशिया
दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से भूमि मार्ग से जोड़ता है। ठीक है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस टीम ने ओडिशा के राउरकेला में आयोजित अंतिम टूर्नामेंट में हैदराबाद तूफान्स को हराकर पुरुष हॉकी इंडिया टीम का पहला खिताब जीता है? तो कौन सी टीम ने जीता है दोस्तों ये खिताब पुरुष हॉकी इंडिया लीग का? शराची रार बंगाल टाइगर्स। शराची रार बंगाल टाइगर्स ने इस खिताब को जीता है। ठीक है। अब इस लीग की बात करें तो दोस्तों इस लीग को हीरो हॉकी इंडिया लीग के नाम से भी जानते हैं और ये इसका छठा संस्करण था, छठा सीजन था। वीमेन की लीग भी अभी हुई थी, उसमें ओडिशा वॉरियर्स ने जीती थी। वीमेंस की लीग जो थी दोस्तों ये पहली बार आयोजित की गई थी। ठीक है। अब इस लीग को हॉकी इंडिया आयोजित करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब कुछ अवार्ड्स जो थे वो इस लीग के तहत दिए गए थे बेस्ट प्लेयर्स को। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो सुखजीत सिंह को मिला था। बेस्ट गोलकीपर बिक्रमजीत सिंह, टॉप गोल स्कोरर जुगराज सिंह, अपकमिंग प्लेयर अर्शदीप सिंह और फेयर प्ले ट्रॉफी जो है वो यूपी युद्राज टीम को दी गई थी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी ने पारंपरिक रॉकेट ईंधन का उपयोग किए बिना उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में लॉन्च करने के लिए एक विधि विकसित की है? तो कौन सी कंपनी है दोस्तों जिसने किया है? उसने किया है स्पिन लॉन्च ने। तो स्पिन लॉन्च ने क्या किया है, एक ऐसी विधि विकसित की है जिसमें सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा पृथ्वी की निचली कक्षा में बिना किसी रॉकेट के ईंधन के उपयोग से। अब दोस्तों क्या होने वाला है कि ये जो आपके सामने है इसमें सैटेलाइट को रखा जाएगा, सैटेलाइट को घुमाया जाएगा एक इतनी अधिक स्पीड पर और फिर इसको इसके थ्रू छोड़ा जाएगा। ठीक है। तो ये इसकी स्पीड इतनी होगी कि ये पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये जो विधि है ये स्पिन लॉन्च ने इसको बनाया है। ठीक है। और इसका साथ किसने दिया है? नासा ने दिया है, एयरबस ने दिया है और अमेरिका का रक्षा विभाग ने है, उसने इसको इसके लिए इस परियोजना के लिए सहयोग दिया है। ठीक है। स्पिन लॉन्च की बात करें तो दोस्तों स्पिन लॉन्च अमेरिका की एक कंपनी है जो कैलिफोर्निया में स्थित है और इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी। हाल ही में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने नीति आयोग के सहयोग से असम, मेघालय और मिजोरम में महिला उद्यमिता कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये बताने कि इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो दोस्तों इस कार्यक्रम का नाम है स्वावलंबिनी। स्वावलंबिनी प्रोग्राम जो है असम, मेघालय और मिजोरम में शुरू किया गया है नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के सहयोग से। ठीक है। अब दोस्तों इस प्रोग्राम की बात कर लें तो इस प्रोग्राम में कुछ चुनिंदा उच्च शिक्षा संस्थान जो कि नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र से हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र से हैं, वहाँ के उच्च शिक्षा संस्थानों में महिला जो छात्र हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, उनको आवश्यक उद्यमशीलता मानसिकता प्रोवाइड करनी है, संसाधन प्रोवाइड करना है और मार्गदर्शन प्रोवाइड करना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में उनको मानसिकता यानी उनकी मानसिकता को डेवलप करना है, संसाधन यानी रिसोर्सेज प्रोवाइड करना है, यानी उनको फंडिंग भी प्रोवाइड की जा सकती है, और तीसरा मार्गदर्शन प्रोवाइड करना है। ठीक है। तो इस स्वावलंबिनी प्रोग्राम का उद्देश्य ये है। अब ये जो प्रोग्राम है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट किसके सहयोग से कर रहा है? एक तो नीति आयोग है, दूसरा है भारतीय उद्यमिता संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के सहयोग से इसको किया जा रहा है। अब कई उच्च शिक्षण संस्थान जहाँ पर की महिलाओं को, महिला स्टूडेंट्स को चूज़ किया गया है वो है जैसे गुवाहाटी विश्वविद्यालय, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, कियांग नांगबा गवर्नमेंट कॉलेज, रिभोई कॉलेज एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो इन संस्थानों में से फीमेल स्टूडेंट को चूज़ किया गया। अब दोस्तों इस कार्यक्रम के तहत 300 चयनित छात्रों को 40 घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है। अब इस प्रशिक्षण के बाद 6 महीने की सलाह और सहायता भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपने वेंचर पर एंटरप्रेन्योरशिप अगर वो करना चाहती हैं, ठीक है, तो उस पर 6 महीने के लिए सहायता और सलाह प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट पहलू है इस कार्यक्रम का, वो है पुरस्कार से पुरस्कार। इंग्लिश में याद रखिए इसको, अवार्ड टू रिवॉर्ड इनिशिएटिव। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, तो स्वावलंबनी प्रोग्राम के तहत जिन महिला स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग दी जा रही है, अगर उनमें से कोई भी महिला जो है एक सफल महिला उद्यमी बन जाती हैं तो उनको अवार्ड मिलेगा, उनको रिकॉग्निशन मिलेगा, उनको मान्यता दी जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर लें जिसके साथ इसको शुरू किया गया है, तो दोस्तों ये जो इनिशिएटिव है, ये जो इंस्टीट्यूट है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के तहत काम करता है। दूसरा ये क्या प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग, रिसर्च और कंसल्टेंसी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करता है। किनको? SMEs को, यानी
स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को। ये शुरुआत हुई थी इसकी 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों गुवाहाटी में, ठीक है, गुवाहाटी असम में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबी उन्मूलन यानी पॉवर्टी रिडक्शन, इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, ठीक है, इसको करने के लिए यानी पॉवर्टी को कम करने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए एक प्रणाली शुरू की घोषणा की है। प्रणाली का नाम क्या है? पीपल्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको P4 भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रणाली है किसने घोषित की है, कौन से स्टेट ने घोषित की है दोस्तों? आंध्र प्रदेश ने घोषित की है। अब इस प्रणाली की बात कर लें तो दोस्तों ये जो प्रणाली है ये उगादी त्योहार हुआ था उसके उपलक्ष्य, उस इवेंट के दौरान इसको रखा गया था, ठीक है। इस प्रणाली को इसकी घोषणा हुई थी। अब ये उगादी जो है दोस्तों ये एक ऐसा त्यौहार है जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका 3 जगह का तेलुगु नववर्ष, इसको नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। अब फिर से इस प्रोग्राम के ऊपर आते हैं, P4 सिस्टम के ऊपर आते हैं। तो ये दोस्तों ये राज्य के अंदर जो गरीबी है उससे निपटने के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। ये जो प्रोग्राम है दोस्तों एक पहल का हिस्सा है। पहल का नाम है स्वर्ण आंध्र @2047। अब ये स्वर्ण आंध्र 2047 क्या है दोस्तों? एक ऐसा दस्तावेज है, ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका उद्देश्य क्या है? राज्य को 2047 तक समृद्ध, समावेशी और विश्व स्तर का प्रतिस्पर्धी केंद्र बनाना है इस डॉक्यूमेंट का। अब इस डॉक्यूमेंट की इस पहल का यानी स्वर्ण आंध्र 2047 पहल का एक हिस्सा है P4 सिस्टम। P4 का काम क्या है कि राज्य के अंदर गरीबी से निपटना। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार एरो इंडिया का 15वां संस्करण एरो इंडिया 2025 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों ये आयोजित किया जाएगा यलहंका एयरफोर्स स्टेशन जो कि बेंगलुरु में स्थित है। और इसकी थीम क्या है? 1 अरब अवसरों का मार्ग यानी द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, 1 अरब अवसरों का मार्ग। अब दोस्तों ये जो एरो इंडिया शो है वो 1996 में शुरू हुआ था, ठीक है, बेंगलुरु में। और ये द्विवार्षिक एयर शो है यानी हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। अब इस पर इसको किसने आयोजित किया है? रक्षा प्रदर्शनी संगठन जो कि रक्षा मंत्रालय के अंदर काम करता है, उसने इसको आयोजित किया है। अब दोस्तों एक और कार्यक्रम था, सेमिनार था जो आयोजित किया गया था बेंगलुरु में, उसका भी 15वां संस्करण था। उसका नाम था द्विवार्षिक एरो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। इसको ऑर्गेनाइज किया था सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्दीनेस एंड सर्टिफिकेशन जो कि बेंगलुरु में स्थित है और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है, इसको आयोजित किया था। अब एक इम्पोर्टेंट पोर्टल जो है वो लॉन्च हुआ था इस इवेंट के दौरान, उसका नाम है वायुवित पोर्टल, ठीक है। तो ये वायुवित पोर्टल क्या करता है दोस्तों कि भारतीय वायुसेना और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच ऑर्डर को देने, उसको सर्टिफाई करने, प्रमाणन करने और उसके भुगतान के लिए, उसकी पेमेंट के लिए इस पोर्टल को, इस डिजिटल पोर्टल को शुरू किया गया है, वायुवित पोर्टल को। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत निर्भया कड़ी और मो गेल्हा जिया योजना लागू की है? दोस्तों ये दोनों स्कीम है ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लागू की गई हैं। और 3 स्कीम, इस 2 स्कीम के अलावा और 3 स्कीम्स जो हैं वो भी लॉन्च की गई हैं, इनको पढ़ लेते हैं हम लोग। पहली स्कीम है जो दोस्तों निर्भया कड़ी योजना। अब ये जो स्कीम है दोस्तों गंजम जिले में शुरू की गई है। इसके तहत बालिकाओं के लिए उचित व्यवस्था प्राप्त करना ही इसका लक्ष्य है। गंजम जिला में बालिकाओं को एक जस्ट ऑर्डर प्रोवाइड करना, ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी प्रोवाइड करना जो कि उचित हो बच्चियों के लिए, ठीक है। और इसमें टारगेट जो किया गया है वो 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं को किया गया है। दूसरा जो स्कीम है वो है मो गेल्हा जिया, मेरी प्यारी बेटी। ये भी गंजम जिले में शुरू की गई है। ये लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या से निपटने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों, लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या। तीसरा है कल्पना अविजन स्कीम, कल्पना अविजन स्कीम जो कि इसके ओडिशा के ढेंकनाल जिले में शुरू की गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? बाल विवाह को रोकना, ठीक है, इसका उद्देश्य है बाल विवाह को रोकना। किशोरियां जो हैं 10 से 19 वर्ष की, उनको टारगेट किया गया है, उनको नज़र में रखा गया है, ठीक है। चौथा है केओंझार जिले में स्वर्ण कालिका योजना, स्वर्ण कालिका योजना केओंझार जिले में। अब इसमें अवेयरनेस जनरेट करनी है, जानकारी जनरेट करनी है, जागरूकता बढ़ानी है लोगों के बीच कि जो बाल विवाह के जो हानिकारक प्रभाव हैं उनके बारे में जानकारी बढ़ानी है, जागरूकता बढ़ानी है। और जो लास्ट है उसका नाम है वीरांगना योजना।
वीरांगना योजना, जो कि देवगढ़ जिले में शुरू की गई है। अब इसके तहत क्या होगा कि जो बच्चियां हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको मार्शल आर्ट या आत्म रक्षा तकनीकों से उनको लक्षित किया जाएगा, उनको उनके अंदर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जाएगी, और इसके माध्यम से आत्मसम्मान, इनके अंदर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास विश्वास को बढ़ावा दिया जाएगा। और टारगेट है 14 से 19 वर्ष की आयु की बालिकाएं। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक बैंकिंग और गैर बैंकिंग संस्थाओं सहित वित्तीय क्षेत्र के प्रतिभागियों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन शुरू कर रहा है। इन डोमेन के लिए पंजीकरण अप्रैल 2025 में शुरू होगा। विशेष रजिस्ट्रार कौन होगा इनके लिए? तो दोस्तों विशेष रजिस्ट्रार होने वाला है IDRBT, यानी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, यानी बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान। ये जो IDRBT है दोस्तों, ये हेडक्वार्टर में हैदराबाद में स्थित है। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। अब ये क्या काम करता है? इसका फोकस जो है बैंकिंग में टेक्नोलॉजी, तो बैंक के अंदर जो भी टेक्नोलॉजी है उसके विकास, उसको बढ़ाना, उसमें नवाचार लेके आना, सभी काम जो है वो IDRBT का है। ठीक है, तो अब विशेष रजिस्ट्रार जो है वो IDRBT होने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों डोमेन की बात कर लें तो डोमेन बैंक.इन जो है वो भारतीय बैंकों के लिए शुरू किया गया और गैर बैंकिंग संस्थानों के लिए fin.in डोमेन होगा। ठीक है, अब इसको शुरू क्यों किया जा रहा है, इसको लॉन्च क्यों किया जा रहा है? तो साइबर सुरक्षा के जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए, जैसे फिशिंग जैसी होती हैं कुछ घटनाएं, उनसे निपटने के लिए, और दूसरा सुरक्षित वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए इस डोमेन्स को जो है शुरू किया गया है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ यानी इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन नेपाल के लुम्बिनी से किस जगह तक एक एक्सपेडिशन यानी एक अभियान शुरू कर रही है। अभियान का नाम है लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विसेज एक्सपेडिशन, यानी भगवान बुद्ध त्रिनेत्र त्रिसेवा अभियान। ठीक है, आप इंग्लिश में याद रखिए इसको, लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विसेज एक्सपेडिशन। दोस्तों ये नेपाल के लुम्बिनी से गाले श्रीलंका तक इस अभियान को शुरू किया गया है। अब दोस्तों ट्राई नेशन है, तो 3 नेशन कौन से होंगे दोस्तों? इसमें होंगे भारत, नेपाल और श्रीलंका, और इसकी तीनों सेनाएं इसमें भाग ले रही हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सपेडिशन है, ये जो अभियान है, ये प्रमुख बौद्ध विरासत स्थलों से होकर गुजरेगा। भारत से दोस्तों ये सारनाथ, बोध गया, नालंदा, नागार्जुन सागर और उदयगिरी से होकर जाने वाला है। तो इस यहाँ के बौद्ध स्थलों के माध्यम से मार्गदर्शन किया जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के शोधकर्ताओं ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण सफलतापूर्वक बनाया है? तो कंगारू भ्रूण बनाया है सफलतापूर्वक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक का उपयोग करके। अब ये जो तकनीक है दोस्तों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये प्रजनन की एक तकनीक है। ठीक है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू पहली बार कंगारू भ्रूण सफलतापूर्वक किस देश के शोधकर्ताओं ने बनाया है दोस्तों? ये बनाया है ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने। हाल ही में जारी विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सोने के निवेश की मांग लगभग क्या रही? ठीक है, जो 2013 के बाद इसका उच्चतम स्तर है। ठीक है, तो भारत में सोने के निवेश की मांग जो है दोस्तों इस रिपोर्ट के अनुसार 239 टन रही है। ठीक है, अब ये जो थी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले 29% ज़्यादा थी। ठीक है, इसके बाद जो है चीन की डिमांड थी 20% और यूरोप की डिमांड जो है वो पिछले साल के मुकाबले 50% से इसमें कमी आई है। ठीक है, अब ये जो डिमांड है इसके बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? पहली बात तो ये कि सोने की कीमतें जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ देख रहे हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि अभी जो है स्टॉक मार्केट्स या अपनी मार्केट की बात करें तो वो काफ़ी उथल पुथल चल रहा है, तो वो सोने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे सोने की कीमतें काफ़ी बढ़ रही हैं। तो सोने की कीमतों की लगातार वृद्धि के कारण जो है इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। दूसरा, अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो भी सोने और सोने के सिक्के हैं, जैसे सोने की बार्स हैं, टुकड़ियाँ हैं, उनको डिलीवर करने लग गए हैं। तो इससे भी काफ़ी सुधार आया है, काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है सोने में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें। तीसरा, जो प्रमुख महानगर हैं जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहर हैं, वहाँ पे भी खरीदारी देखी गई है। तो इस कारण से भारत में जो वृद्धि है सोने में निवेश की वो देखी गई है। ठीक है, अब दोस्तों 2023 में जो 185 टन थी वो 2024 में 239 टन हो चुकी है। मतलब जो एनुअल चेंज है वो 29% का है, प्लस 29% का पॉजिटिव साइड में है ये। ठीक है,
अब इम्पोर्ट दूसरी चीज़ देख लें, अमेरिका में जो 127 टन थी वो 87.8 टन हो चुकी है इस साल, मतलब 31% की कमी आई है यहाँ पर, ठीक है। और यूरोप में 50% की कमी आई है। हाल ही में भारत सरकार ने अधिक राज्यों को इसे लागू करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। अब इस संशोधन के तहत फसल उत्पादन के लिए खरीद या कवरेज सीमा मौजूदा 20% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है। तो दोस्तों अभी जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के दिशा निर्देशों को यानी उनकी गाइडलाइंस को संशोधित किया गया है ताकि अधिक से अधिक राज्य जो है इसको लागू कर सकें। अब इस दिशा निर्देश जो है इनमें एक बदलाव किया गया है कि जो फसल उत्पादन की जो खरीद सीमा थी जो पहले 20% थी अब उसको बढ़ाकर 25% कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो दोस्तों बाजार हस्तक्षेप योजना है ये एक घटक है एक स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री आशा योजना। अब उस स्कीम को डिस्कस कर लेते हैं पहले कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी प्रधानमंत्री आशा योजना ये 2018 में शुरू की गई थी और इसका नोडल मंत्रालय कृषि मंत्रालय है। ये एक ऐसी योजना है जिससे किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किया जाएगा। तो किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। इस योजना के दोस्तों 4 घटक हैं। पहले 3 घटक हैं मूल्य समर्थन योजना। इसके तहत दोस्तों भौतिक खरीद की जाएगी सरकार के नोडल एजेंसियों में, इन चीज़ों की, दालों की, तिलहन की और खोपरे की, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों की भौतिक खरीद जो है वो सरकार के द्वारा की जाएगी। दूसरा है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम यानी मूल्य न्यूनता भुगतान योजना। ये इस स्कीम के तहत दोस्तों तिलहनों को कवर किया जाएगा, ठीक है, तिलहनों को कवर किया जाएगा। एमएसपी और बिक्री मूल्य के बीच का जो अंतर होगा उसका भुगतान जो है वो सीधा किसानों को किया जाएगा, ठीक है। तीसरा है निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना का पायलट यानी पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, ठीक है। ये इस योजना के तहत दोस्तों निजी खिलाड़ियों को भी फसल की खरीद में भाग लेने का अनुमति दी जाएगी, उनको मौका दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो तीसरा पायलट स्कीम है इसको पायलट बेसिस पर लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, पायलट आधार पर इसको लॉन्च किया जाएगा। अब जो चौथा है उसमें जिसकी गाइडलाइन में चेंजेस हुए हैं वो है बाजार हस्तक्षेप योजना यानी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। अब इस स्कीम का क्रियान्वयन कृषि मंत्रालय करेगा। दूसरा, ये कब लॉन्च किया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है, जब उत्पादन जो है वो अधिक हो जाए, ठीक है, और कीमतों में गिरावट आ जाए। कीमतों में गिरावट आ रही है, उत्पादन अधिक हो रहा है, तो इस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का क्रियान्वयन किया जाएगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत बागवानी वस्तुएं और अन्य कृषि वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। अब ये जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है दोस्तों ये राज्य सरकारों और यूनियन टेरिटरीज के विशिष्ट अनुरोध पर इसको लागू किया जाता है। अब इसमें कंडीशन ये है कि नुकसान जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लेंगी, ठीक है। तो 50% जो नुकसान होगा वो वहन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, 50% वहन करेगी स्टेट गवर्नमेंट, और पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 75% सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वो करेंगे, ठीक है। अब चेंजेस की बात कर लें दोस्तों, तो चेंजेस क्या हुए हैं, मैंने आपको बताया कि जब कीमतों में गिरावट आएगी तो इसको लागू किया जाएगा। अब गिरावट इसको तभी लागू किया जाएगा जब पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित बाजार मूल्य जो है वो 10% की कमी के साथ चल रहा है, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट है जो पिछले साल 100 रुपये का था और अब वो इस साल 90 रुपये या 85 रुपये का हो गया है तो इसको तब लागू किया जाएगा, MIS को तब लागू किया जाएगा। दूसरा वाला जो है फसलों की उत्पादन मात्रा खरीद सीमा की मौजूदा 20% से 25% हो चुकी है। तीसरा, राज्य की भौतिक खरीद के स्थान पर सीधे किसानों के खाते में जो मूल्य है बाजार हस्तक्षेप मूल्य जो है वो सीधा दिया जाएगा। तो बिक्री मूल्य और बाजार मूल्य इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन जो दोनों के बीच का जो अंतर है वो किसानों के खाते में सीधा डाल दिया जाएगा। ये जो है वो तीसरा संशोधन है। हाल ही में राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक अभ्यास आयोजित किया गया था। अभ्यास का नाम है साइक्लोन 2025। ये अभ्यास भारत और कौन से देश में हुआ था, तो दोस्तों ये अभ्यास हुआ था मिस्र के साथ यानी इजिप्ट के साथ। इजिप्ट और भारत के बीच में साइक्लोन 2025 हुआ था। ये इसका तीसरा संस्करण था दोस्तों, ठीक है, ये इसका तीसरा संस्करण था। पहले 2 संस्करण हुए थे। पहला संस्करण हुआ था जैसलमेर राजस्थान में 2023 में, दूसरा इजिप्ट में ही हुआ था, ठीक है। दोस्तों इस अभ्यास का जो एम था वो ये था कि आप प्रोफेशनल स्किल्स को शेयर करेंगे
और समन्वय बिठाएंगे दोनों देश की आर्मीज में या आर्म फोर्सेस के अंदर। इसीलिए इस को लॉन्च किया गया था। चलिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट लॉन्च की है? इंग्लिश में याद रखिए इसको, एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट्स एंड स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो इस नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो अपनी तरह की एक पहली रिपोर्ट है, ठीक है, जो कि उच्च शिक्षा क्षेत्र पर केंद्रित है। आपको ये बताना है कि ये जो रिपोर्ट है वो किसने दी है। तो ये जो रिपोर्ट है दोस्तों, ये नीति आयोग ने दी है, ठीक है। अब इस रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 495 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है 43, उसके बाद है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद है उत्तर प्रदेश में। यानी वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश की में 38 है, तो ये दोनों समान रूप से दूसरे स्थान पर है और पहले स्थान पर कर्नाटका है। अब इसमें विभिन्न विषयों को टच किया गया है इस रिपोर्ट में, जैसे गुणवत्ता, वित्त पोषण और वित्तीय शासन और रोजगार के महत्वपूर्ण संकेतों पर इस रिपोर्ट में ध्यान दिया गया है। कुछ इंपॉर्टेंट निष्कर्ष हम डिस्कस कर लेते हैं। शिक्षा का व्यय जो है वो जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा कर रहा है, ठीक है, इसके बाद मणिपुर, उसके बाद जबकि दिल्ली काफ़ी कम कर रहा है, ठीक है। अब उच्च शिक्षा व्यय की बात करें तो बिहार जो है दोस्तों वो सबसे ऊपर है, उसके बाद है जम्मू कश्मीर, उसके बाद है मणिपुर। प्रति युवा शिक्षा व्यय की बात करें तो केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये सबसे अधिक खर्च करने वाले हैं। विश्वविद्यालय घनत्व की बात करें दोस्तों तो ये क्या होता है, राज्य में प्रति 1 लाख पात्र जनसंख्या पर विश्वविद्यालय, ठीक है। तो ये जो घनत्व है राष्ट्रीय स्तर पर 0.8 है, सिक्किम में 10.3 है, सिक्किम का सबसे ज्यादा है विश्वविद्यालय घनत्व। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला ड्रोन वाहक शाहिद बाघेरी, ठीक है, पहला ड्रोन वाहक शाहिद बाघेरी को कमीशन किया है? अब ये जो दोस्तों ड्रोन वाहक है ये क्या काम आएगा? ड्रोन, हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम की तैनाती के लिए इसको डिजाइन किया गया है। और ये एक परिवर्तित वाणिज्यिक कंटेनर जहाज है, यानी कंटेनर जहाज को वाणिज्यिक कंटेनर जहाज है उसको परिवर्तित किया गया है, ठीक है। C-110-4 शाहिद बाघेरी, इसको दोस्तों हम शाहिद बहमन बाघेरी और शाहिद बकरी के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। और ये क्या काम आएगा? लंबी दूरी के ऑपरेशन, खुफिया जानकारी जुटाने और ड्रोन मिशन के लिए ये सुसज्जित है, उसमें काम आने वाला है ये। ब्लू ओरिजिन दोस्तों अमेरिका की कंपनी है जो कि कैंट वॉशिंगटन में स्थित है, और इसको 2000 में जेफ बेजोस जो कि अमेजोन से एसोसिएटेड है, उन्होंने इसको बनाया था। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी की है? भारत इसमें सह अध्यक्ष था। तो दोस्तों ये इसकी मेजबानी की है भारत के साथ फ्रांस ने, ठीक है, भारत के साथ फ्रांस ने इसकी मेजबानी की है। अब दोस्तों इसकी बात कर लें इस समिट की, तो दोस्तों इस समिट में सह अध्यक्षता करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। दूसरा, इसके ये जो है सम्मेलन 5 प्रमुख विषयों पर केंद्रित है, यानी सार्वजनिक सेवा में AI का प्रयोग। दूसरा, कार्य का क्या भविष्य है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो कार्य हो रहे हैं उसका क्या भविष्य है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवाचार और संस्कृति को लाना, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैश्विक शासन, ये था इस समिट का, इस सम्मेलन का उद्देश्य। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका ने बैगर थाई नेबर नीति के तहत चीन, कनाडा और मैक्सिको यहां से आयात पर टैरिफ लगाया है। अब ये जो बैगर थाई नेबर, ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, ये किसने दी थी? इसके जिम्मेदार हैं दोस्तों, ये दी है एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने इसको दिया था। अब ये बैगर दाई नेबर पॉलिसी क्या होती है दोस्तों? ये एक ऐसी संरक्षणवादी नीति है, कंजर्वेशनिस्ट पॉलिसी है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, एक स्ट्रैटेजी है जिसमें अन्य देशों की कीमतों पर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना, ठीक है। तो अपने देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना कैसे? व्यापार में अवरोध लाकर, मुद्रा के अवमूल्यन पर या सब्सिडी देकर। अब क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए किसी भी देश है, चीन है, उसने भारी शुल्क लगा दिया किसी भी प्रोडक्ट पर। यूएस से जो प्रोडक्ट आ रहा है, जैसे कार आ रही है, यूएस की कोई कार है वो चीन में आना चाहती है, चीन में यूएस की कंपनी उसको बेचना चाहती है, परंतु चीन ने क्या किया, उस पर भारी शुल्क लगा दिया कि 200% का शुल्क लगा दिया। कंपनी, उस कार की वैल्यू थी मान लीजिए 50 लाख रुपए, उस पर 200% का कर लगाकर उसको 1.5 करोड़ रुपए की कर दिया, 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की उसको कर दिया।
तो डबल से भी ज़्यादा रेट हो गया। इससे क्या होगा, वहाँ के जो लोग हैं वो उस कार को खरीदना चाहते हैं, वो नहीं खरीदेंगे क्योंकि उस पर कर बहुत ज़्यादा लगा दिया, या उस कंपनी की एंट्री जो वो चाइना में कम हो गई है, बैन हो गई है, या इसको ऐसे समझ लीजिए कि वो कम कार बेच पाएंगी। ठीक है, तो भारी शुल्क लगाकर और सख्त कोटा लगाकर बाहर की कंपनियों को, बाहर की जो विदेशी वस्तुओं हैं उनके व्यापार पर रोक लगाना, ठीक है, ये बैगरदाई पॉलिसी के अंदर आता है। दूसरा, जो घरेलू मुद्रा है उसकी वैल्यू को कम करना, यानी डोमेस्टिक डीवैल्यूएशन करना। ठीक है, जिससे क्या होगा, चीन के, मान लीजिए चीन अपनी डोमेस्टिक वैल्यू को कम करता है, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को कम करता है, तो उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम होंगे। तो इससे भी जो है बैगरदाई पॉलिसी, इसको भी बैगरदाई पॉलिसी के अंतर्गत माना जाता है। ये जो टर्म है दोस्तों, ये एडम स्मिथ ने दी थी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस स्थान पर भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम लॉन्च किया है? तो दोस्तों, सृजनम जो है वो एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। अब ये सृजनम है क्या? सृजनम स्वदेशी स्वचालित यानी भारत में बना हुआ और खुद से चलने वाला, ठीक है, एक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है। अपशिष्ट उपचार यानी वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक संयंत्र है, एक प्लांट है। इसका नाम है सृजनम और ये एम्स दिल्ली में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसको किसके सहयोग से विकसित किया गया है? सहयोग जिसने बनाया है वो है CSIR NIIST यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। हाल ही में नासा ने एक निकट पृथ्वी क्षुद्र ग्रह की पहचान की है। ठीक है, जो 2032 में पृथ्वी से टकराने की जिसकी संभावना जो है वो 1% है। ठीक है, 1% से थोड़ी सी अधिक है। तो इस क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? तो दोस्तों इस क्षुद्र ग्रह का नाम है 2024 YR4। ठीक है, अब ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं दोस्तों? ये स्मॉल और रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, ये स्मॉल और रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है या एक सिस्टम है जो कि चिली में स्थित है, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, इसने इसकी पहचान की है, इसकी खोज की है। अब ये एटलस क्या करता है दोस्तों? ये एक ऐसी रोबोटिक खगोलीय सर्वेक्षण प्रणाली है जो पृथ्वी से टकराने से कुछ हफ्ते पहले जो कुछ निकट छोटी वस्तुएं होती हैं उनका पता लगाती है। ठीक है, अब ये जो क्षुद्र ग्रह है 2024 YR4, इसकी डायमेंशन है 40 से 90 मीटर की इसकी डायमेंशन है। ठीक है, हाल ही में 35.8 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित लखीसराय संग्रहालय, ये कौन से राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है बिहार में। अब ये जो लखीसराय संग्रहालय है ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है और ये लखीसराय जिले में स्थित है। इस संग्रहालय में दोस्तों लखीसराय जिले से जो खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्तियां, शिलालेख, मिट्टी के बर्तन, बौद्ध स्तूप और कीमती पत्थर जो मिले थे उनको रखा जाएगा और संरक्षित किया जाएगा। और इससे बिहार के इस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म यानी पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। हाल ही में इसरो के सहयोग से निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एक सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है जिसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है? यह उन्नत प्रौद्योगिकी में स्वदेशीकरण के प्रयासों को दर्शाता है। अब दोस्तों इसरो ने IIT मद्रास के साथ सहयोग से एक सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है। अब इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों से किया जाएगा, हम इसके डिस्कस कर लेते हैं। अब चिप का नाम क्या है दोस्तों? चिप का नाम है आइरिस चिप। आइरिस मतलब इंडिजीनियस RISCV कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन, यह है इस चिप का नाम। इसको डेवलप किया है IIT मद्रास ने और इसरो की एक यूनिट है, इसरो की एक इकाई है जिसका नाम है इनर्शियल सिस्टम्स यूनिट, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। इन्होंने मिलकर इस चिप को बनाया है। बनाया कहाँ पर है, निर्मित कहाँ पर किया है? इसको किया गया है चंडीगढ़ में निर्मित। ठीक है, और इसको पैक किसने किया है? टाटा एडवांस सिस्टम कंपनी ने इसको पैक किया है। अब दोस्तों इस कंपनी के यूजेस की इस चिप के यूजेस की बात कर लें तो इसका उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेकर रणनीतिक जरूरतों के लिए किया जा सकता है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेकर रणनीतिक जरूरतों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। अब ये जो चिप है दोस्तों, ये चिप
का निर्माण शक्ति प्रोसेसर बेसलाइन के आधार पर इसको किया गया है। अब शक्ति प्रोजेक्ट की बात करें हम लोग, तो शक्ति प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक इसका पहल चलती है, डिजिटल इंडिया RISC 5 पहल। इसके तहत इसको मिनिस्ट्री ऑफ यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने इसको अपना समर्थन दिया है। अभी RISC V यानी डिजिटल इंडिया RISC V पहल क्या है? ये जो पहल है दोस्तों, इसके तहत सेमीकंडक्टर का जो पारिस्थितिक तंत्र है यानी सेमीकंडक्टर का जो इस इकोसिस्टम है उसको ऊपर उठाना है, इसमें नवाचार को लेकर आना है, इस सेमीकंडक्टर में नवाचार को लेकर आना है और भारत में सेमीकंडक्टर के लिए आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। अभी RISC क्या होता है? RISC स्टैंड्स फॉर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और जो ये V लिखा हुआ है इसका अर्थ है 5वीं पीढ़ी। हाल ही में भारत ने 2024 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में 96वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान फर्स्ट रैंक पर है? दोस्तों फर्स्ट रैंक पर है डेनमार्क। अब ये जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है इसको रिलीज किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, जिसका जो कहाँ पर स्थित है? बर्लिन जर्मनी में स्थित है। तो बर्लिन जर्मनी की एक ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, उसने इस इंडेक्स को रिलीज किया, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अब इस इंडेक्स में दोस्तों क्या होता है? स्कोर दिया जाता है। तो अगर आपका स्कोर, आपके देश का स्कोर 100 है तो आप करप्शन से बिल्कुल साफ है, आपके यहाँ करप्शन बिल्कुल भी नहीं है, यानी बहुत साफ। दूसरा, 0 अगर आपका स्कोर है, 0 स्कोर है तो आपके यहाँ अत्यधिक भ्रष्ट है, करप्शन बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक है। तो रैंकिंग की बात कर लें जिसमें इंडिया की रैंक 96 है, तो इंडिया का स्कोर है दोस्तों इसमें 38 और स्कोर यानी 96वीं रैंक गाम्बिया की भी है और मालदीव्स की भी है। तो इन तीनों की रैंक बराबर है। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो टॉप में है दोस्तों डेनमार्क, दूसरा है फिनलैंड, तीसरा है सिंगापुर। डेनमार्क का जो स्कोर है वो है 90। अब लास्ट की कंट्रीज़ की बात कर लें तो 180वीं रैंक जो है वो दोस्तों साउथ सूडान की है, 179th जो रैंक है वो है सोमालिया की, और 178th रैंक है वो वेनेजुएला की है। तो ये लास्ट की कंट्रीज़ है जहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन पाया जाता है। साउथ सूडान में सबसे ज़्यादा, जिसका स्कोर है दोस्तों इस रैंकिंग के अनुसार 8। हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने अंगदान जागरूकता के लिए एक पहल शुरू की है? पहल का नाम है अंगदान करें जीवन बचाएं यानी डोनेट ऑर्गन्स सेव लाइफ। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया है? दोस्तों लॉन्च किया है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, ICC ने। अब दोस्तों ये जो पहल है इसका उद्देश्य क्रिकेट के प्रभाव को यूज़ कर लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। और इसके लिए दोस्तों एक शिविर भी का आयोजन भी किया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम दोस्तों अहमदाबाद में स्थित है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम है क्रिकेट का, जिसकी कैपेसिटी 1,32,000 है, ठीक है। अब ये ICC की बात कर लें तो दोस्तों ICC का हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है। हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपने प्रमुख जेट प्रशिक्षण विमान जिसका नाम है हिंदुस्तान जेट ट्रेनर HJT 36, इसका नाम बदला है, ठीक है। क्या होता है इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं, ठीक है, इसमें कुछ विशेषताएं हैं, इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जोड़ दी गई हैं जिसके कारण इसका नाम जो है HJT 36 से बदलकर यशस करना पड़ गया है। तो इसका नया नाम है दोस्तों यशस, ठीक है। अब ये जो दोस्तों यशस है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी से जुड़ा हुआ है, इससे एसोसिएटेड है। अब इसमें विशेषताएं क्या है दोस्तों? स्टेज 2 पायलट प्रशिक्षण के लिए इसे पूरी तरह सुसज्जित कर दिया गया है, स्टेज 2 पायलट प्रशिक्षण के लिए। अब इस प्रशिक्षण में क्या होता है? आतंकवाद विरोधी, काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशन और आयुध प्रशिक्षण जैसे ऑपरेशन भी शामिल होते हैं, यानी स्टेज 2 पायलट प्रशिक्षण में, ठीक है। और ये 1000 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात कर लें तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और ये 1940 में बनाई गई थी। हाल ही में भारतीय सेना ने एक प्रमुख प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया जिसमें उच्च परिचालन तत्परता का प्रदर्शन किया गया और भारतीय सेना और IF इसके बीच एकीकरण को प्रदर्शित किया गया। अब आपको ये बताना है कि इसका नाम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इसका नाम है एक्सरसाइज विंग्ड रेडर, यानी हिंदी में भी विंग्ड रेडर हो गया, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या प्रदर्शन किया गया था कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स इसके एकीकरण को प्रदर्शित किया गया था, ठीक है। और कुछ एयरबोर्न ऑपरेशन भी फोकस्ड में थे, यानी हवा में होने वाले जो ऑपरेशन होते हैं ना उनको भी फोकस में रखा गया था। हाल ही में थाईलैंड में आयोजित 2025 की पैरा
तीरंदाजी एशिया कप में भारत ने कुल 12 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है। तो भारत ने 12 पदक जीते हैं और मेडल टैली में भारत जो है टॉप स्थान पर रहा है। आपको ये बताना है कि गोल्ड मेडल कितने जीते हैं भारत ने। तो दोस्तों गोल्ड मेडल जीते हैं 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज। ठीक है, और ये जो टूर्नामेंट है दोस्तों, ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, बैंकॉक में आयोजित किया गया था। अब भारत ने शीर्ष स्थान पर 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। इसमें कुछ डिस्कस कर लेते हैं मुख्य बिंदु। सरिता ने महिला कंपाउंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता। श्याम सुंदर स्वामी ने पुरुष कंपाउंड ओपन में स्वर्ण पदक जीता। और स्वर्ण पदक जीता था मिक्स टीम वर्ग में हरविंदर सिंह और पूजा ने। नासा ने निम्नलिखित में से किस कंपनी को पेंडोरा मिशन के लिए लॉन्च सेवा प्रदान करने के लिए चुना है? तो पेंडोरा मिशन को लॉन्च करना है, इसके लिए सेवाएं किस कंपनी की ली गई हैं, आपको ये बताना है। अब ये दोस्तों पेंडोरा मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है, पहले इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि जो कम से कम 20 ज्ञात एक्सोप्लैनेट जो हैं और उनके जो मेजबान सितारे हैं या उनके होस्ट स्टार हैं, उनको पढ़ना, उनका अध्ययन करना, जिससे इस चीज को समझा जाए कि इन तारों के में जो परिवर्तन हो रहा है उनसे इन एक्सोप्लैनेट्स पर, इनके वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो जो एक्सोप्लैनेट है उनका तारा, तो इस तारे में जो भी चेंज हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण इसके वायुमंडल में, एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल में क्या प्रभाव हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी देखना। तो कम से कम 20 एक्सोप्लैनेट को पढ़ा जाएगा, उनका अध्ययन किया जाएगा। तो जो लॉन्च सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी उसका नाम है स्पेस एक्स। अब पेंडोरा मिशन की बात कर लें तो दोस्तों, पेंडोरा मिशन को किन संस्थाओं के बीच एक सहयोग से शुरू किया गया था? तो नासा का गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर जो कि मैरीलैंड में स्थित है, दूसरा लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है, और तीसरा नासा का एमिस रिसर्च सेंटर जो कि कैलिफोर्निया में स्थित है। ठीक है, तो इन तीनों ने सहयोग से इस पेंडोरा मिशन को शुरू किया गया था। अब ये जो मिशन है दोस्तों, ये 1 साल का मिशन है, जिसमें हर जो एक्सोप्लैनेट है उसको 10 बार उसका निरीक्षण किया जाएगा और 24 घंटे का ये निरीक्षण होने वाला है। ठीक है, चलिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने के लिए अपनी उड़ान स्कीम का एक नया संस्करण यानी एक अगला चरण शुरू कर दिया गया है। उसका नाम है दोस्तों उड़ान 5.5। अब इस योजना के तहत नवीनतम चरण में मार्ग आवंटित किए जाएंगे जिन पर केवल सी प्लेन, हेलीकॉप्टर और छोटे विमान ही चल सकेंगे, जिनकी बैठने की क्षमता क्या होगी? तो दोस्तों बैठने की क्षमता होगी 20। तो 20 यात्री इस नए चरण के अनुसार बैठ सकते हैं। अब इस उड़ान स्कीम की बात कर लें तो दोस्तों इसमें सूत्रों के अनुसार एक इंफॉर्मेशन मिली है, वो ये है कि 80 जल निकायों के बीच सी प्लेन मार्ग निर्धारित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। दूसरा, इस योजना में हेलीकॉप्टर मार्गों का नक्शा बनाने के लिए लगभग 400 हेलीपैड भी शामिल किए गए हैं। ठीक है, और 2 तरीके की श्रेणियां जो हैं 1A और 1 की श्रेणी जो है, इनमें यात्रियों के हिसाब से श्रेणियां होती हैं कि यात्री कितने ले जा सकते हैं। तो 1A की जो कैपेसिटी है वो 9 से कम यात्री और 1 की जो कैपेसिटी है वो 20 से कम यात्री। ठीक है, चलिए अभी उड़ान स्कीम की बात कर लें। उड़े देश का आम नागरिक, ये जो स्कीम है दोस्तों 2016 में शुरू की गई थी, 2024 में इसका 8वीं वर्षगांठ भी बनाई गई थी। और ये जो स्कीम है ये किसका एक प्रमुख घटक है, एक पॉलिसी है गवर्नमेंट की, नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016, इसका एक प्रमुख घटक है। और ये किस मंत्रालय के अंडर काम करती है? नगर विमानन मंत्रालय के अंडर काम करती है। ठीक है, तो देश में जो वंचित क्षेत्र हैं वहाँ पर हवाई मार्गों को बेहतर बनाना और जो अंडर सर्व्ड एरिया है जहाँ पर सेवाएं कम हैं कनेक्टिविटी की, वहाँ उनको जोड़ना। ठीक है, वहाँ पर मार्ग को शुरू करना, उड़ानों को शुरू करना ही इस योजना का उद्देश्य है। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्रुप M द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट में भारत के विज्ञापन उद्योग में 2025 में साल 7% की वृद्धि होने का अनुमान है। आपको ये बताना है कि भारत शीर्ष विज्ञापन बाजारों में कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों भारत का स्थान है 9वां। ठीक है, टॉप की कंट्रीज हैं अमेरिका, चीन, यूनाइटेड किंगडम, जापान और जर्मनी। ठीक है, अब इसमें दोस्तों बात कर लें डेटा इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की, तो वो ये है कि डिजिटल और टीवी के क्षेत्र में
कुल विज्ञापन जो खर्च है वो 86% है। इन दोनों का हिस्सा 86% का है कुल विज्ञापन खर्च का। फिर स्ट्रीमिंग टीवी का अब कुल टीवी विज्ञापन राजस्व 12.6% है। ठीक है। एसएमई, रियलिटी, शिक्षा, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर, टेक सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर, इनका जो कुल विज्ञापन क्षेत्र है, इनका जो कुल विज्ञापन जो खर्चा है वो 60% का इनका योगदान है। ठीक है। खुदरा मीडिया विज्ञापन यानी रिटेल मीडिया एडवर्टाइजिंग का विज्ञापन खर्च जो है वो 13.2% मिलने की उम्मीद है। हाल ही में थाईपुसम फेस्टिवल, इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। ये एक हिंदू त्यौहार है जिसे युद्ध, विजय और ज्ञान के हिंदू देवता भगवान मुरुगन, ठीक है, जिन्हें भगवान कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, उनके सम्मान में इसको शुरू किया गया। ठीक है। तो आपको ये बताना है ये फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया था। दोस्तों ये मनाया गया था तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इस फेस्टिवल को मनाया गया था। ये एक तमिल हिंदू त्यौहार है और ये थाई महीने की पहली पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब थाई पुसम मतलब थाई का मतलब हो गया तमिल महीना और पुसम का मतलब हो गया त्यौहार के दौरान अपने उच्चतम बिंदु पर स्थित तारा। ठीक है, थाई पुसम। अब दोस्तों इसको क्यों मनाया जाता है इसको समझ लेते हैं। देवी पार्वती ने जब अपने पुत्र भगवान मुरुगन, भगवान कार्तिकेय को जब वैल भाला दिया था, यानी एक स्वर्गीय हथियार दिया था, तो उसकी याद को उस अवसर को बनाने के लिए इस थाईपुसम फेस्टिवल को मनाया जाता है। ठीक है। 2025 में 11 फरवरी 2025 को मनाया गया था ये। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर कौन सी तारीख को गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में मान्यता दी है। तो दोस्तों गल्फ ऑफ अमेरिका डे 9 फरवरी को मनाया जाएगा। अभी गल्फ ऑफ अमेरिका क्या है, पहले इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से जानते थे, परंतु एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसका नाम गल्फ ऑफ मैक्सिको से गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। ठीक है। अब गल्फ ऑफ अमेरिका डे भी 9 फरवरी को मनाया जाएगा। अब दोस्तों ये गल्फ ऑफ अमेरिका कहाँ स्थित है, अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसके आसपास के देश हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है दोस्तों मैक्सिको और तीसरा है क्यूबा। तो ये इसके आसपास के देश हैं। हाल ही में प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन से स्थान पर 2027 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी की जाएगी। तो कहाँ पर इसको आयोजित किया जाएगा, तो दोस्तों ये आयोजित किए जाएंगे रियाद, सऊदी अरब में। भी ई स्पोर्ट्स गेम क्या होते हैं, ई स्पोर्ट्स खुद बता रहे हैं कि ये जो स्पोर्ट्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स हैं, यानी वीडियो गेम्स। तो वर्चुअल गेम्स जो होती हैं उनका एक इवेंट होने वाला है, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 में होने वाला है। इसको कंडक्ट करेगा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और सऊदी ओलंपिक एंड पैरालंपिक कमेटी। ठीक है, सऊदी ओलंपिक एंड पैरालंपिक कमेटी जो कि रियाद, सऊदी अरेबिया में स्थित है। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी ANRF ने वरिष्ठ भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और योगदान को मान्यता देने के लिए एक नई योजना JC बोस अनुदान योजना विकसित की है। इसको शुरू करने की घोषणा की है। आपको ये बताना है कि यह अनुदान जो है इस स्कीम के अंदर दिया जाएगा, जो वो 5 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। तो उसमें वार्षिक अनुसंधान निधि क्या है, यानी वार्षिक अनुदान कितना दिया जाएगा इस JC बोस स्कीम के अंदर। अब यहाँ पर JC बोस का अर्थ है वो है दोस्तों जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस जो थे हमारे देश के महान साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर इस ग्रांट को शुरू किया गया है, इस अनुदान को शुरू किया गया है। दोस्तों इसमें 25 लाख रुपए तक का अनुदान जो है वार्षिक रूप से उन उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या इंजीनियरों को दिया जाएगा जो काफ़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है। अब इस ग्रांट की बात कर लें, इस अनुदान की बात कर लें, तो दोस्तों इस अनुदान की शुरुआत की है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इंग्लिश में याद रखिए आप इसको, ANRF। ठीक है। अब इस ANRF को पहले हम लोग SERB यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के नाम से जानते थे, अब इसको बदलकर ANRF कर दिया गया है। ठीक है। इसकी वित्त पोषण एजेंसी जो है वो ANRF ही होने वाली है। अब इसमें दोस्तों उद्देश्य क्या है इस अनुदान का, इस अनुदान का उद्देश्य ये है कि जो सक्रिय और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, इंजीनियर हैं, उनके उत्कृष्ट जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उनका जो योगदान है उसको मान्यता देना इस अनुदान का, इस स्कीम का उद्देश्य है। दूसरा, अब इसमें पात्रता कैसे डिसाइड होगी। उम्मीदवार
सक्रिय और वरिष्ठ वैज्ञानिक या इंजीनियर होने चाहिए जिनके पास विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में प्रकाशन का अनुभव हो, एक रिकॉर्ड हो अच्छा खासा, अनुसंधान परिणाम का हो, पेटेंट हो उनके पास अच्छे खासे, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अवार्ड्स, अनुदान। तो काफ़ी चीज़ों को देखकर, काफ़ी पैरामीटर्स को देखकर जो है अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लें इसमें चयन की प्रक्रिया। तो दोस्तों हर साल में एक बार इसमें चयन की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। चयन की प्रक्रिया सिर्फ साल में एक बार होने वाली है। अब इसमें 25 लाख रुपए का अनुदान जो है अनुसंधान अनुदान दिया जाएगा, जो दो बजट शीर्षों में है। पहला जो है वो रिकरिंग हेड यानी आवर्ती, जो बार बार खर्चे हो रहे हैं उसके लिए दिया जाएगा, जिसमें जनशक्ति, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, उपभोग्य वस्तुएं, यात्रा, आकस्मिकता, इन सभी चीज़ों के लिए जो है रिकरिंग हेड होगा बड़ा। छोटा जो दूसरा नॉन रिकरिंग हेड है, जो वो उपकरण खरीदने के लिए, जो कि साल में एक बार मान लीजिए उपकरण जो है वो बार बार तो नहीं खरीदेंगे, तो उसके लिए अनुदान जो है वो वार्षिक अनुदान का 20% होगा। ठीक है, ओवरहेड के लिए यानी ऊपर के खर्चों के लिए 1 लाख रुपए का वार्षिक एक लाख रुपए का वार्षिक अनुदान एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, अब ये जो अनुदान की अवधि है वो 5 साल की होने वाली है और 68 वर्ष की आयु तक आप इस अनुदान को ले सकते हैं। हाल ही में 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम यानी 14 AFAF का आयोजन नई दिल्ली में किन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया? तो पहली ऑर्गेनाइजेशन है एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी, जो कि कुआलालंपुर में स्थित है। दूसरी एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी भारतीय शाखा, जो कि मैंगलोर में स्थित है। तीसरी मत्स्य पालन विभाग, जो कि भारत सरकार के अंडर काम करता है। चौथी ऑर्गेनाइजेशन कौन है वो आपको बतानी है। तो दोस्तों चौथी ऑर्गेनाइजेशन है ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। अब इस फोरम का जो थीम है वो है एशियाई प्रशांत में नीले विकास को हरित बनाना, यानी ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। अब इस फोरम का उद्देश्य क्या है, क्यों इस फोरम को ऑर्गेनाइज किया गया है इंडिया में नई दिल्ली में? तो दोस्तों भारत की कंट्रीब्यूशन को दिखाना कि भारत ने क्या किया है इस क्षेत्र में। ठीक है, दूसरा इंटरनेशनल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना, इंटरनेशनल पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना, और तीसरा प्रमोट करना इनोवेटिव अप्रोचेस को। तो पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करना, भारत के कंट्रीब्यूशन को दिखाना और इनोवेटिव अप्रोचेस को प्रमोट करना इस फोरम का उद्देश्य है। ठीक है, अब ये जो दोस्तों फोरम है ये त्रैवार्षिक है, यानी 3 साल में एक बार इसको आयोजित किया जाता है। एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी, जो कि कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है, वो इसको आयोजित करता है। ठीक है, भारत में आयोजन हुआ है, 14वां एडिशन है इसका, 14वां संस्करण है। 4 ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, हाल ही में सेवा भोज योजना चर्चा में रही, जो जनता को मुफ्त भोजन वितरित करने में धर्मार्थ और धार्मिक संस्थानों का समर्थन करती है। यह योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो दोस्तों मंत्रालय था संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय ने सेवा भोज योजना शुरू की थी। अब इस योजना को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो योजना थी दोस्तों ये 2018 में शुरू की गई थी। अब इस योजना में उन संस्थानों को, उन धर्मार्थ, रिलीजियस और धार्मिक संस्थानों को सपोर्ट किया जाएगा जो कि जनता को मुफ्त भोजन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये योजना है दोस्तों, ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ये योजना केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार ही प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अब इसकी योजना के लिए पात्रता क्या है? इसमें पात्रता यह है कि ये जो संस्थान है ना दोस्तों, ये आवेदन करने के लिए, किस चीज़ के आवेदन? वित्तीय सहायता के आवेदन के लिए कम से कम इनके पास इनका अस्तित्व में होना चाहिए 3 साल पहले तक। ठीक है, आवेदन करने से 3 साल पहले तक ये अस्तित्व में होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये कम से कम 5000 लोगों को मुफ्त भोजन परोसती हों हर महीने। तो हर महीने में 5000 लोगों को मुफ्त भोजन परोस रही हैं और 3 साल पहले ये बनी है, तो ये इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता ले सकती हैं। अब दोस्तों इसमें क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का योगदान रहेगा? अब मान लीजिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनको खाद्य पदार्थों की रिक्वायरमेंट होती है, तो जो कच्चे खाद्य पदार्थ ये खरीदती हैं उन पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की CGST है और इंटीग्रेटेड CGST यानी एकीकृत वस्तु और सेवा कर है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रीइंबर्स कर देगी, इसको वापस दे देगी। ठीक है, इसका भुगतान जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ये
इस टाइप से वित्तीय सहायता जो है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। हाल ही में रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, रक्षा नवाचार संगठन, जिसको आईडेक्स DIOB हम बोलते हैं, इसके द्वारा प्रमुख वार्षिक रक्षा नवाचार कार्यक्रम मंथन 2025 का आयोजन किया गया। ये कहाँ पर किया गया था दोस्तों? ये बेंगलुरु में किया गया था मंथन 2025 का आयोजन। अब ये आयोजन क्यों किया गया था इसको समझ लेते हैं। विचार विमर्श किया गया था दोस्तों इस आयोजन में कि जो रक्षा क्षेत्र में जो उभरती हुई चुनौतियां हैं और उभरते हुए अवसर हैं, इनको डिस्कस करने के लिए इस आयोजन को मंथन 2025 को आयोजित किया गया था बेंगलुरु के अंदर। अब आईडेक्स की बात कर लें तो ये रक्षा मंत्रालय के अंदर काम करता है, रक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल है। अब इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य ये है कि जो MSME, स्टार्टअप्स, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, अनुसंधान और विकास संस्थान और शिक्षाविदों सहित उद्योगों को शामिल करके रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना। तो आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में MSME, स्टार्टअप्स, व्यक्तिगत इनोवेटर्स और शिक्षाविदों और काफ़ी मतलब संस्थानों के सहयोग से। ठीक है। अब आईडेक्स की शुरुआत दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय ने 2018 में की थी। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन यानी CDRI के साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम है डिजास्टर रिस्क एंड रिसिलियंस असेसमेंट फ्रेमवर्क। अब इस अध्ययन में दोस्तों 5 राज्यों का अध्ययन किया गया है। आपको ये बताना है कि कौन से राज्य का अध्ययन नहीं किया गया है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का अध्ययन नहीं किया गया है। कौन से 5 राज्य हैं? असम, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तराखंड और गुजरात। तो ये 5 राज्य हैं जिनका अध्ययन जो है इस रिपोर्ट के तहत किया गया है। अब इस रिपोर्ट में दोस्तों दूरसंचार के क्षेत्र जो हैं यानी टेलीकॉम के जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर आपदा का जोखिम और लचीलापन का आकलन किया गया है। तो मूल्यांकन में टावरों का मूल्यांकन किया गया है। टावरों पर जो 8 प्राकृतिक खतरे हैं उसका विश्लेषण किया गया है। अभी 8 प्राकृतिक खतरे कौन से हैं? भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, तूफानी लहरें, बिजली, जंगल की आग, अचानक बाढ़ और भूकंप। तो इन जो 8 प्राकृतिक खतरे हैं इनका विश्लेषण किया, इनका जो जोखिम टावरों पर होता है उसका मूल्यांकन किया गया है इस रिपोर्ट के अंदर। ठीक है। तो कितने टावर हैं दोस्तों? 0.77 मिलियन टावरों का जो दूरसंचार के टावर होते हैं उनका मूल्यांकन किया गया है। अब इसमें कुछ सिफारिशें भी शामिल हैं। सिफारिशें जैसे कि टेक्निकल प्लानिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, डिज़ाइन आपका अच्छा होना चाहिए टावर का, ताकि आप डिजास्टर के इम्पैक्ट को सह पाएँ। ठीक है। दूसरा, डेवलप करने हैं रिस्क को शेयर करने वाले इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसे उपकरण डेवलप करने हैं जो रिस्क को शेयर कर लें। ठीक है। और इसके बाद है फाइनेंशियल अरेंजमेंट करनी है, उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको मजबूत बनाना है, फाइनेंशियल्स को मजबूत बनाना है। दूसरा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को प्रमोट करना है, इंफॉर्मेशन के एक्सेस को प्रमोट करना है। तो काफ़ी सिफारिशें जो हैं इस रिपोर्ट में दी गई हैं। हाल ही में तीसरे 25T बुलार्ड पुल टग, जिसको हम यार्ड 337 का प्रेरण भी बोलते हैं, इसका प्रेरण समारोह आयोजित किया गया था। ठीक है। आपको ये बताना है कि इस पुल टग का नाम क्या है। तो दोस्तों इस पुल टग का नाम है अश्व इस पुल टग का नाम है। दोस्तों क्या हुआ था कि 6 बुलार्ड पुल टग के लिए एक MOU साइन हुआ था एक कंपनी के साथ जिसका नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, जो कि कोलकाता में स्थित है। तो कोलकाता की कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड के साथ 6 बुलार्ड पुल टग के लिए MOU साइन हुआ था। अब इसमें तीसरे का प्रेरण समारोह आयोजित किया गया। तीसरे का नाम था अश्व। अब ये बुलार्ड पुल टग क्या होते हैं, ये क्या काम आते हैं? तो दोस्तों ये बर्थिंग में, शिप की बर्थिंग में, उनकी अनबर्थिंग में, उनकी टर्निंग में या उनको घुमाने के लिए, तो इन चीज़ों के लिए काम आती है कन्फाइंड वाटर्स में। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए बर्थ्स काम आती हैं। अब बाकी के 6 की बात कर ली, एक का नाम बता दिया, बाकी के 5 हैं दोस्तों भीष्म, बाहुबली, युवान, ओजस और सबल। तो ये 5 हैं बुलार्ड पुल टग। छठा हो गया अश्व। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने भोजन, पारंपरिक कला, फोटोग्राफी के माध्यम से भारत की संस्कृति समृद्धि को उजागर करने के लिए माईगोव के साथ साझेदारी में एक महोत्सव की शुरुआत किया? महोत्सव का नाम है पाक कला, शिल्प और क्लिक्स, मूड्स एंड मैजिक। तो महोत्सव का नाम ये है।
तो कौन से मंत्रालय ने माईगोव के साथ किया है? शहरी मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ठीक है, अब इस का एम आपको बताया मैंने कि भोजन से, पारंपरिक कला से, फोटोग्राफी के माध्यम से भारत की जो सांस्कृतिक समृद्धि है, जो भारत की कल्चरल रिचनेस है, उसको उजागर करना है। ठीक है, तो अब इसमें एक दोस्तों प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता का नाम है कर्तव्य पथ से अमृत उद्यान फोटोग्राफी प्रतियोगिता, मूड्स एंड मैजिक। ठीक है, अब इसमें जो विनर्स होंगे ना दोस्तों, टॉप 3, उनको 50,000, 30,000 और 20,000 का नगद पुरस्कार भी दिया जाएगा। माईगोव की बात कर लें दोस्तों हम लोग, तो माईगोव जो है नीति निर्माण के लिए हेल्प करती है मंत्रालयों की। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, लोगों की राय मांगी जाती है, नागरिकों से जुड़ने का एक माध्यम है ये, पहली बात तो, और नागरिकों से राय मांगी जाती है नीति निर्माण के लिए माईगोव पोर्टल के थ्रू। ठीक है, इसकी शुरुआत जो दोस्तों 2014 में की गई थी, और ये एक कंपनी के तहत, कंपनी के अकॉर्डिंग काम करती है। किसके अंडर? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत। और प्लेटफॉर्म को किसने बनाया था? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन यानी चाइना की जो स्पेस एजेंसी है उसके साथ 2028 के लिए निर्धारित चीन के चैंग 8 मिशन में अपना पहला चंद्र रोवर शामिल करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं ये पाकिस्तान के द्वारा किए गए हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपारको की फुल फॉर्म हो गई स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, जो कि इस्लामाबाद में स्थित है। इसने अपना पहला चंद्र रोवर लॉन्च करने के लिए चाइना की चैंग 8 मिशन के साथ एक अनुबंध पर साइन किए हैं। तो चाइना जो है चैंगी 8 मिशन, जो कि एक चांद के साउथ पोल पर, दक्षिण पोल पर ये लॉन्च किया जाएगा। चीन का एक मिशन है चैंगी 8 मिशन। तो पाकिस्तान ने अपना चंद्र रोवर लॉन्च करने के लिए इस मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस मिशन की बात कर लें तो चैंगी 8 मिशन 2028 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर की खोज पर केंद्रित होगा। ठीक है, अब ये जो रोवर है पाकिस्तान का, ये 35 किलोग्राम का होने वाला है, और ये चंद्रमा की मिट्टी की संरचना, विकिरण स्तर, प्लाज्मा गुणों का अध्ययन करेगा, और चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति के लिए नई तकनीकों का परीक्षण करेगा। ठीक है, इसके लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस कंपनी को डेयरी मवेशियों और भैंसों के लिए लंपी स्किन डिजीज वैक्सीन, बायो लंपी वैक्सीन के लिए CDSCO का लाइसेंस मिला है? तो दोस्तों CDSCO ने लाइसेंस दिया है एक वैक्सीन के लिए, वैक्सीन का नाम है बायो लंपी वैक्सीन, और ये जो वैक्सीन है ये किसको टारगेट करती है? लंपी स्किन डिजीज को टारगेट करती है। CDSCO ने बायोवेट कंपनी को इसके लिए जो है बायोवेट कंपनी को लाइसेंस दिया गया है। तो अब लंपी स्किन डिजीज की बात कर लें तो लंपी स्किन डिजीज जो है दोस्तों एक ट्रांस बाउंड्री एनिमल डिजीज है, जो कि फर्स्ट टाइम 1929 में जाम्बिया में देखी गई थी। अब इसकी विशेषता ये है कि ये त्वचा पर गांठें हो जाती है, इसकी वजह से बुखार होता है, सूजी हुई लंपी नोड्स, लिम्फ नोड्स दिखती हैं आपको, फिर दूध की पैदावार कम हो जाती है। और ये किसके थ्रू होता है? इसके काटने से होता है, मच्छरों के काटने से, टिक्स के काटने से ये बीमारी जो है वो फैलती है। ठीक है, अब ये जो वैक्सीन है बायो लंपी वैक्सीन, ये किसने डेवलप की थी? एक तो बायोवेट कंपनी ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है, और ये जो कोलर में स्थित है, कर्नाटका के कोलर में स्थित है, कोलर कर्नाटका में स्थित है, भारत बायोटेक के तहत ही काम करती है। ठीक है, अब दूसरा जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है ICRNRCE, यानी राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र, जो कि हिसार हरियाणा में स्थित है। तो इन दोनों ने मिलकर बायोलंपी वैक्सीन पर शोध किया और इसको बनाया। हाल ही में भारत ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में एक संशोधन किया है। अब इससे क्या होगा दोस्तों कि जो भौगोलिक संकेत है, इससे रिलेटेड जो चावल की किस्में हैं, उनके लिए हार्मोनाइज सिस्टम कोड पेश किया है। तो ये पेश करने वाला भारत जो है वो पहला देश बन गया है। तो उबले हुए चावलों के लिए जो कोड है वो है 1006-3011। आपको बताना है सफ़ेद चावलों के लिए कोड क्या है। तो दोस्तों सफ़ेद चावलों के लिए जो कोड है वो है 1006-3091। अब दोस्तों इस हार्मोनाइज सिस्टम की बात कर लें तो दोस्तों ये जो सिस्टम है किसने विकास किया था? इसका विकास किया था वर्ल्ड
कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने। अब ये हर 5 साल में अपडेट किया जाता है और ये 6 अंकों का एक कोड है। अब इसका उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है व्यापार किए जाने वाले सामानों को वर्गीकृत करने के लिए। तो जो प्रोडक्ट जिनका व्यापार किया जाता है उसको वर्गीकृत, उसको क्लासिफाई करने के लिए इस कोड को विकसित किया गया है। अब इससे क्या हेल्प होगी? पहचान करने में, शुल्क में जो ड्यूटी लगाते हैं हम लोग, देश जो ड्यूटी लगाते हैं उसकी पहचान करने के लिए कितनी ड्यूटी लगानी है। और तीसरा, व्यापार की सांख्यिकी के लिए, उसके डेटा के लिए मदद करेगा ये कोड। ठीक है, तो भारत ने पहली बार किया है उबले हुए चावलों के लिए और सफ़ेद चावलों के लिए। इन दोनों को भौगोलिक संकेत यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का टैग भी दिया जा चुका है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने सोमालिया सरकार के साथ साझेदारी में और ग्रीन क्लाइमेट फंड से वित्तीय सहायता प्राप्त करके सोमालिया में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, जलवायु अनुकूल कृषि उग्बाद प्रोजेक्ट? ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, ये खाद्य और कृषि संगठन FAO के सहयोग से शुरू किया गया है। फंडिंग जो है इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड ने दी है। ठीक है, अब इस उग्बाद प्रोजेक्ट की बात कर लें तो दोस्तों, ये सोमालिया के कृषि क्षेत्र में जलवायु लचीलापन बढ़ाना चाहता है। ये प्रोजेक्ट के तहत ये है। ठीक है, और दूसरा, इसमें भू दृश्य बहाली, टिकाऊ प्रबंधन पर ध्यान दिया जाएगा, जलवायु लचीली कृषि प्रथाओं पर ध्यान दिया जाएगा, फिर समुदायों को समय पर जलवायु संबंधी जानकारी मिल पाए उसके लिए इस पर ध्यान दिया जाएगा, कृषि पशुपालक जो हैं उन तक पानी की पहुंच हो पाए उसके लिए इस पर ध्यान दिया जाएगा। और दोस्तों, सोमालिया की 41,800 हेक्टेयर की जो ज़मीन है उसको फिर से बहाल किया जाएगा। ठीक है, बात कर लें दोस्तों ग्रीन क्लाइमेट फंड की, तो दोस्तों ये जो फंड है, ये फंड जो है दोस्तों, ये COP16 जो कि 2010 में आयोजित की गई थी कैनकन में, तब इस फंड को शुरू किया गया था। तो ये काम क्या करता है दोस्तों? ये काम करता है एक्सेलरेट करेगा, बढ़ाएगा क्लाइमेट एक्शन को डेवलपिंग कंट्री में। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज एक्शन ले रही हैं क्लाइमेट के अंदर, उसको बढ़ाने का काम है इसका फंडिंग के थ्रू। ठीक है, और इसका जो सेक्रेटरीट है दोस्तों, वो सोंगदो साउथ कोरिया में स्थित है। सोंगदो साउथ कोरिया में स्थित है। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित मुंबई ओपन 2025 विमेन टेनिस एसोसिएशन 125 इवेंट के चौथे संस्करण का एकल खिताब जीता है? दोस्तों, एकल खिताब जो है वो जिल बेलन टीचमैन ने जीता है। अब ये जो कंपटीशन था दोस्तों, ये मुंबई महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसके स्पॉन्सर थे लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड। ठीक है, ये कंपनी जो थी इसके स्पॉन्सर थी। अब इस स्तर की बात कर लें, इस टूर्नामेंट के स्तरों की बात कर लें तो 4 स्तर हैं, WTA 1000, WTA 500, 250 और 125। ठीक है, चेन्नई ओपन की बात कर लें तो दोस्तों, चेन्नई ओपन जो है, ये चेन्नई ओपन फ्रांस के किरियन जैक्वेट ने जीता था और ये तमिलनाडु के चेन्नई के नुंगमबक्कम में हुआ था। ठीक है, चेन्नई के नुंगमबक्कम में हुआ था और इसके मेंस सिंगल का खिताब केरियन जैकेट जो फ्रांस से संबंधित है उन्होंने जीता। मेंस डबल का खिताब जो है वो शिंतारो और काइतो ने जीता था। हाल ही में विश्व दलहन दिवस यानी वर्ल्ड पल्सेस डे कौन सी तारीख को बनाया गया? तो दोस्तों, ये बनाया गया 10 फरवरी को। इसका विषय था दालें, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना, यानी पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम। ठीक है, तो जो पहला दिवस था, जो पहली बार आयोजित किया गया था, वो किया गया था 2019 में। इसका जो नारा था दोस्तों 2025 का, वो था स्वास्थ्य आहार ग्रह के लिए दालों से प्यार, यानी लव पल्सेस फॉर ए हेल्दी डाइट एंड प्लैनेट। तो ये था फरवरी मंथ के बेस्ट 300 MCQs का पार्ट 2। मैं आपको मिलता हूँ पार्ट 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।